एनएमएस परीक्षा 2025 19 जनवरी 2025 को जो आपका पेपर होने वाला है, इस प्रकार का पेपर आपके सामने जो पेपर दे रखा है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इस पेपर को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है ताकि आपके पेपर में इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो इसमें से कोई गलत नहीं होना चाहिए। पेपर में से आपके यही क्वेश्चन रिपीट होंगे, बार बार जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको इस पेपर को अच्छे से याद कर लेना है, अच्छे से तैयार कर लेना है। आपका जो पूरा पेपर होगा वो इस प्रकार का पेपर आएगा जिसमें आपके ऊपर ही ऊपर रोल नंबर लिखा होगा। इसमें आपको अपने रोल नंबर लिखने हैं यहाँ पे, और यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा 2025, नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा 2025। मेट और सेट दोनों पेपर आपके साथ में आएंगे। मेट में आपके 90 प्रश्न आएंगे और सेट में भी आपके 90 प्रश्न आएंगे, जिसमें सेट में आपके 35 प्रश्न तो विज्ञान के आएंगे और 35 प्रश्न आपके सामाजिक के आएंगे और 20 प्रश्न आपके गणित के पूछे जाएंगे। आपको सबसे पहले गणित के और विज्ञान के और सामाजिक के जो 35 प्रश्न आएंगे उनको हल करना है ताकि उनमें आपका जो समय बच जाए, और फिर बाद में आपको जो मैथ वाला वो पेपर और गणित के पेपर को हल करना है। पहले पेपर आप कौन सा हल करेंगे? जो पहले आपको विज्ञान का पेपर हल करना है, एक आपको आपका जो सामाजिक का पेपर आएगा 35 नंबर का प्रश्न, 70 प्रश्न, उन 70 प्रश्न को पहले आपको हल करना है। और ये आपके 180 मिनट का पेपर होगा, यानी कि 3 घंटे का आपको पेपर होगा। पेपर आपका 11 बजे शुरू हो जाएगा, 19 तारीख को 11 बजे आपके हाथ में पेपर आ जाएगा, जो कि 2 बजे तक आपके पेपर चलेगा। इस 3 घंटे में 11 से 12 1, 12 से 1 2 और 1 से 2 3, तो 3 घंटे में जो आपका पेपर होगा उस 3 घंटे में आपको अपने साल भर जो मेहनत की उसको यहाँ पे OMR शीट में आपको भरनी है। इस प्रकार से आपका पेपर होगा। सबसे पहले इस पेपर के ऊपर जो दे रखा है निर्देश वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और यहाँ पर आपको क्या क्या दे रखा है, अपना रोल नंबर जैसा कि आपके प्रवेश पत्र में दिया गया है, आप स्पष्ट एक बॉक्स में केवल एक ही अंक उदाहरण के लिए आपको भरना है। जैसे मान लो आपके रोल नंबर ये 330020111101, तो आपको इस प्रकार से एक एक बॉक्स में एक एक अंक ही भरना है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है इस पेपर में आपके जो 32 पेज दिए गए और लास्ट के जो 2 पेज है वो आपके रफ कार्य के लिए छोड़े गए। आपका जो रफ कार्य होगा मैथ का या फिर गणित का, वो आप उसमें रफ कार्य में कर सकते हैं, या फिर पेज के पेपर के नीचे ये जो हर पेज के नीचे आपको खाली जगह में दे रखी होगी वहां पर आप अपना जो रफ कार्य कर सकते हैं। फिर इसमें आपको जो दे रखा है कि प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको उत्तर पुस्तक जो आपकी OMR शीट दे रखी होगी उस OMR शीट में आपको अपना जो प्रश्न का उत्तर है वो गोला भरना है, जिसमें आपके सामने प्रश्न के सामने जो 4 विकल्प दे रखे होंगे उन 4 विकल्प में से जो आपका उत्तर सही है उसको आपको वहां पे बबल को भर देना है। तो यहाँ पर आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है कि आपको नीला पेन या फिर आपको काले पेन का प्रयोग ही करना है। गहरा न होने पर स्कैनर द्वारा न पढ़ा जाएगा, यानी कि आपको जो वो बॉल है उसको गहरा है जो काला करना है या गहरा नीला करना है। इसमें आपको पेंसिल का प्रयोग नहीं करना है। पेंसिल आप लेके जाएंगे तो फिर आपका जो गोला भरेंगी पेंसिल से वो आपका जो स्कैनर है वो स्कैन नहीं करेगा और आपके नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको जो गोले भरने तो वो आपको सही से भरना है और आपको नीले या फिर काले पेन का प्रयोग ही करना है। इसके अलावा इसमें आपके जो 180 प्रश्न आएंगे, 180 प्रश्न आपके प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का है, तो 180 नंबर का है। ये पेपर जो होगा वो आपका हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। हिंदी मीडियम वाले हिंदी वाला पढ़ के करेंगे और इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश वाला पेपर पढ़ के करेंगे। प्रश्नों में नकारात्मक अंकन नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपके कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको एक भी प्रश्न खाली नहीं छोड़ना है, यानी कि आपके 180 प्रश्न आएंगे और 180 के 180 गोले आपको भरने हैं। कोई भी प्रश्न आपका गलत हो जाएगा तो उसका नंबर आपके नहीं कटेगा। जो प्रश्न आता है पहले आपको वो करना है, नहीं आता है तो भी आपको कोई भी ऑप्शन आपको भर के आना है, एक भी प्रश्न आपको खाली नहीं छोड़ना है। पहले तो आपको सही सही प्रश्न का उत्तर लिखना है, फिर मान लो कोई 5-10 प्रश्न आपको मान लो नहीं आ रहे हैं, 180 में से 5-10 प्रश्न आपको नहीं आते तो उनको खाली नहीं छोड़ना है, उसमें कोई गोला आपको भर के आना है। और इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि इस पुस्तिका में रोल नंबर और रफ कार्य के लिए दिए गए स्थान पर केवल रफ कार्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं लिखना है। आपको जहाँ रोल नंबर लिखा है वहाँ रोल नंबर लिखना है, बाकी जहाँ पे रफ कार्य है वहाँ पे आपको रफ कार्य करना है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में भिन्नता पाए जाने पर हिंदी माध्यम के प्रश्नों को सही माना जाएगा, यानी कि आपका जो इंग्लिश का और हिंदी दोनों का आपका पेपर इसमें भाषा में रहेगा तो हिंदी भाषा का जो पेपर है उसको सही माना जाएगा। अगर इंग्लिश में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हिंदी भाषा वाले पेपर को सही माने। इस प्रकार के मेट के आपके 90 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 से लगा के 90 तक के प्रश्न मेट के होंगे। और फिर इसके बाद में आपका मेंटल एबिलिटी के बाद में फिर आपका जो सेट के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, जो कि इस प्रकार से आपका पूरा पेपर 1 से 90 तक का आपका सेट 90 का आपका जो पेपर है वो मेट का रहेगा। और 90 के बाद में 91 से जो प्रश्न आएंगे ये 90 प्रश्न तक आपके मेट के हो जाएंगे। फिर इसके बाद में आपका जो पेपर आएगा वो सेट का पेपर रहेगा। ये आपका सेट का पेपर रहेगा जिसमें आपके विज्ञान के 35 प्रश्न आएंगे और 35 प्रश्न आपके सामाजिक के पूछे जाएंगे और 20 प्रश्न आपके गणित के पूछे जाएंगे। तो आपको सबसे पहले आपका जो
विज्ञान वाला या गणित वाला जो भी आपको अच्छा आता है उसके प्रश्नों को हल करना है, क्योंकि समय बचेगा और वो समय आप जो मेंटल एबिलिटी वाले में और आपके जो गणित वाले प्रश्नों में आप हल करने में लगा पाएंगे। तो ये खास बातें थी। फिर आपके और भी मन में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। और ऐप के ऊपर आपके जो रोजाना टेस्ट हो रहे हैं इस परीक्षा से संबंधित आप टेस्ट जरूर ज्वाइन कर लेना, और आपका जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लेना। मैं आपको रात को 8 बजे इस व्हाट्सअप ग्रुप में 8 बजे आपकी जो एनएमएमएस परीक्षा में आने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आपको पूछूंगा और उनका जवाब आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में देना है। तो जिन बच्चों ने व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो जरूर ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अपना ऐप का लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज ले रखी है ऐप के ऊपर, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने, परीक्षा से पहले आपको सारे टेस्ट बहुत बार अनलिमिटेड टाइम आप दे सकते हैं, और ये सभी जो टेस्ट है आपके बोर्ड परीक्षा तक भी आपके ऐप में रहेंगे। तो आइए अब आपके जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको अपन इस वीडियो में देख लेते हैं। आपके 19 जनवरी का जो पेपर होगा उसमें आपके कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है साइंस का। तो साइंस का पहला प्रश्न क्या है, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है वैसे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके शुक्र। पृथ्वी जो है इसको नीला ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, और मंगल को रेड स्टार कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है। फिर आपको अगला प्रश्न देख लेना, शुक्र जो है इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, इसको इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका यह है कि इनमें से कौन सा जो रासायनिक उर्वरक नहीं है? पहले पार्ट का प्रश्न आपके रासायनिक उर्वरक नहीं है। रासायनिक उर्वरक क्या होता है? जो फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। तो देखो, यूरिया फैक्ट्री में बनता है, एनपीके भी फैक्ट्रियों में बनता है, और पोटास भी फैक्ट्रियों में बनता है, लेकिन जैविक खाद जो है वो अपने खेतों में अपने घर में तैयार इसको किया जा सकता है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, ये रासायनिक उर्वरक नहीं है, ये फर्टिलाइजर नहीं, केमिकल फर्टिलाइजर ये वाला नहीं है। बाकी ये यूरिया, एनपीके और पोटास ये आपके रासायनिक उर्वरक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, जड़ द्वारा जल का अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है? तो ये पंखे के नीचे रख के उसको बढ़ाया जा सकता है। बीजाणु द्वारा उत्पन्न पादप जीव कौन सा है? तो डबल रोटी की जो फफूंद होती है, ब्रेड जो मल्ड होता है वो आपके बीजाणु के द्वारा उत्पन्न होने वाला पादप है। आलू में कौन सा जनन पाया जाता है? तो इसमें कायिक जनन पाया जाता है। अदरक में भी कायिक जनन पाया जाता है। गुलाब में भी कायिक जनन पाया जाता है। कायिक जनन का मतलब ये होता है कि पौधे के किसी भी हिस्से को आप जो वापस नए पौधे में बदल रहे हैं। जैसे गुलाब है तो गुलाब की टहनी तोड़कर आप जो इसको पानी इसमें मिट्टी में दबा देंगे तो एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। आलू का थोड़ा सा टुकड़ा काट के आप जो इसमें मिट्टी में दबा देंगे तो एक नया पौधा आलू का तैयार हो जाता है। तो पौधे के किसी भी हिस्से से, चाहे वो आपका तना हो पौधे का, या फिर जड़ हो, पत्ती हो, फूल हो, इससे जो नया पौधा बनता है इसको अपन क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। तो आलू में कायिक जनन पाया जाता है। अगला प्रश्न आपके ये है कि कीटों में गैस विनिमय के लिए जो वायु नलिका होती है इसके जाल को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको ट्रेचिया कहते हैं, इसको वातक कहा जाता है। याद करें, इसको वातक कहा जाता है। और कॉकरोच में श्वास रंध्र पाए जाते हैं जिसके द्वारा वो श्वसन क्रिया करता है। और जो जलीय जीव होते हैं जैसे मछली है, इसमें आपके इनके गिल्स होते हैं, वो श्वसन क्रिया गिल्स के द्वारा करती हैं। इसके अलावा त्वचा की आ जाए तो आपके जो केचुआ हैं, केचुआ जो जीव हैं वो आपके श्वसन क्रिया जो करता है वो त्वचा के द्वारा करता है। अगला प्रश्न आपके ये है कि पश्चिमी घाट के वर्षावनों में पाया जाने वाला जंतु कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो तो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, लोयन टेल लंगूर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये पश्चिमी घाट के वर्षावनों में पाया जाने वाला लंगूर है। अच्छा, भारतीय विशाल गैलरी का नाम आपको कमेंट करके बताना है। भारतीय विशाल गैलरी का नाम क्या है आप मुझे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं कि धातुओं की प्रकृति नहीं है। तो देखो, धातुओं में आघात वर्तनीय होता है, ठीक है। इसमें धातुओं में आघात वर्तनीय का मतलब क्या होता है? इसको पीट पीट के अपन चादर बना सकते हैं। इसमें तन्यता होती है, धातु से जो तार बनाया जा सकता है ना। और सबसे तन्य धातु कौन सी होती है? सोना होती है। सोना सबसे तन्य धातु होती है। ऐसा कहा जाता है कि आपके पास अगर 1 ग्राम सोना हो तो उससे 2 किलोमीटर लंबा तार आप बना सकते हैं, इतना तन्य धातु होती है सोना। और सुचालकता तो होती है वो चांदी। विद्युत की सबसे सुचालक धातु कौन सी होती है? तो वो चांदी होती है। इसको अपन एजी से लिखते हैं। सिल्वर सबसे सुचालक होती है। कंडक्टिविटी में आपको जो सिल्वर का नाम याद करना है, उसके बाद में तांबा और एल्यूमिनियम आता है। और तो कुचालकता नहीं होती है, धातुएं विद्युत की कुचालक नहीं होती है, ये सुचालक होती है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर अपना जो ऑप्शन है ये सेकंड करेंगे, कुचालकता। नॉन कंडक्टिविटी ये मेटल का जो नेचर नहीं होती है, बाकी ये सारे मेटल के ही नेचर है। इसको आपको याद कर लेना अच्छे से। एक और याद करना आपको, एक पारे का नाम याद कर लेना, पारा। पारा एक ऐसी धातु है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा ये तापमापी में भी इसका प्रयोग किया जाता है, तापमापी में इसका प्रयोग करते हैं। और मनुष्य का जो शरीर का तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट भी इसका उत्तर होता है। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट भी आपके होता है। और इसमें जो
37 डिग्री सेल्सियस भी इसका उत्तर रहता है। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना। सोने की जो शुद्धता है वो कैरेट में मापी जाती है, याद कर लेना। सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है और शुद्ध जो सोना होता है वो 24 कैरेट का सोना होता है। और फिर इससे आभूषण ही बनाया जा सकता है, तो इसमें कुछ तांबा मिलाया जाता है, चांदी मिलाई जाती है, तो 22 कैरेट के आभूषण से सोने से जो आभूषण बनाया जा सकता है ताकि इसके आभूषण बनाए जा सकें। अगला है आपका, इसमें से कौन सी है जो प्रतिजैविक है? प्रतिजैविक कौन सी है? तो बच्चों इसमें जो याद रखना, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक प्रतिजैविक का उदाहरण है। आपकी किताब में 3 प्रतिजैविक का नाम याद कर रखा है, दे रखा है। एक तो स्ट्रेप्टोमाइसिन है और एक तो आपके दे रखा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, एक आपके दे रखा है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन भी आपकी एक एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन जिसकी खोज किसने की थी बच्चों? पेनिसिलिन की जो खोज की गई थी ये प्रथम खोजा गया एंटीबायोटिक था जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और ये आपके जो एंटीबायोटिक है, और ये स्ट्रेप्टोमाइसिन भी आपका एंटीबायोटिक है, याद कर लेना। एक तीसरा एंटीबायोटिक आपकी किताब में और दे रखा है प्रतिजैविक, उसका भी नाम आपको कमेंट करके बताना है। सोडियम कार्बोनेट जो होता है ये Na2CO3 इसका सूत्र होता है, Na2CO3, ये कास्टिक सोडा होता है, याद कर लेना। नेक्स्ट आपके दोने का सोडा होता है ये। अगला प्रश्न आपके, वाहनों में सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा होता है? तो बच्चों वाहनों में जो अपने जो सबसे कम लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल जो होता है व्हीकल्स के लिए वो CNG होता है। CNG का पूरा नाम क्या होता है? CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, ये आपको याद कर लेना है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG आपकी जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये वाहनों में सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन होता है। जबकि घरों में जो अपने घर में रसोई घर में जो आपका गैस का सिलेंडर पड़ा हुआ है जो ईंधन के रूप में काम आता है उसका नाम है LPG। और LPG का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। LPG का पूरा नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम और गैस, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो ये आपको याद कर लेना है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? CNG हो जाएगा। केरोसिन ये भी एक प्रकार का पेट्रोलियम उत्पाद होता है जो अलग अलग प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा इसको अलग किया जाता है। पेट्रोल भी एक प्रकार का आपके ईंधन का ही काम करता है, ये भारी वाहनों के रूप में इसको डीजल जो होता है भारी वाहनों के रूप में काम में लेते हैं। केरोसिन में कौन से तत्व को रखा जाता है? तो बच्चों केरोसिन में सोडियम को रखा जाता है। बहुत ही क्रियाशील धातु होती है कि ये सोडियम, और इस सोडियम को अपन चाकू से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, इतनी मुलायम धातु होती है। सोडियम और पोटेशियम 2 धातु ऐसी हैं जिनका नाम आपको याद कर लेना है। इसके साथ में लिथियम का भी आपको नाम याद कर लेना है। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम 3 धातुएं ऐसी होती है जिनको चाकू से उड़ा सकते हैं, मतलब काट सकते हैं, उड़ाना नहीं है, काटना है। तो इसको मैंने शॉर्ट ट्रिक में क्या बात बताया था आपको? नाक याद कर लेना है, नाक को चाकू से काट लेना है, लेकिन किसी की नाक मत काट देना चाकू से, याद करने के लिए बता रहा हूँ। तो ये नाक में Na जो है आपके सोडियम है और K जो आपका पोटेशियम हो जाता है और Li जो है वो आपके लिथियम होता है, याद कर लेना इसको अच्छे से। और बाकी जो पानी में किसको रखा जाता है? तो फास्फोरस जो होता है वो स्वतः दहन का कार्य करता है, इसलिए पानी को जो फास्फोरस, पानी में जो फास्फोरस को रखा जाता है, ठीक है। और फास्फोरस को P से लिखा जाता है, याद कर लेना। और सोडियम को Na से लिखते हैं, पोटेशियम को K से लिखा जाता है। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण क्या हो जाता है? तो बच्चों कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है, तो इसका उत्तर क्या करेंगे? कम करेंगे। और इसके अलावा और कौन से उदाहरण जो घर्षण को कम करते हैं? अपन साइकिल में जो ऑयल करते हैं वो भी घर्षण को कम करने का ही काम करता है। इसके अलावा अपने घर के जो किवाड़ दरवाजे हैं उसमें भी अपन ऑयलिंग करते हैं, ग्रीस करते हैं, वो भी अपने को घर्षण को कम करने का कार्य करता है। घर्षण बढ़ाने वाले कौन कौन से हैं? तो एक तो आपके जो जूते हैं, जूते के नीचे तली देखना खुरदरी है, एक तो वो है। और एक जो वाहन के जो टायर होते हैं, वाहनों के टायर वो खांचेदार बनाए जाते हैं, तो वो भी इसी के कारण जो घर्षण को बढ़ाने के लिए ही बनाए जाते हैं। तो ये 2 आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके अलावा आप घर्षण के कारण ही लिख पाते हैं, जो घर्षण होता है उसी के कारण मैं ये घर्षण के कारण देखो स्क्रीन के ऊपर लिख पा रहा हूँ। अगर घर्षण नहीं होता तो मैं स्क्रीन के ऊपर ये नहीं लिख पाता। तो आप भी पेन कॉपी से जो लिखते हैं कॉपी में वो घर्षण के कारण ही लिख पाते हैं। घर्षण के कारण ही अपने जो सड़क पर चल पाते हैं, रोड पर चल पाते हैं। अगर देखो एक तो कोई चिकनी फर्श है ना, चिकनी फर्श है, और एक जो खुरदरा रोड है, तो किस पे चलना आसानी रहेगी? तो देखो जो खुरदरी जो रोड होती है उस पे चलना आसानी रहती है, वो घर्षण बढ़ने के कारण अपन आसानी से चल पाते हैं। जबकि जो चिकनी फर्श होती है, मान लो पोछा लगा रखा है और आप जो उस पर चल रहे तो उस पर चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये चिकनी समतल सतह पर चलना मुश्किल होता है, जबकि खुरदरी सतह पर चलना आसान होती है, क्योंकि इसमें घर्षण कम होता है और इसमें घर्षण ज़्यादा होता है। तो ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से याद कर लेनी है। हमारे कान किस आवृत्ति की ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं? तो बच्चों हमारे जो कान है वो 20 से लगाकर 20 हर्ज से लगाकर 20 किलो हर्ज या फिर 20,000 हर्ज तक की जो ध्वनि होती है, 20,000 हर्ज ध्वनि तक वो अपने कान सुन लेते हैं। तो देखो ये 10,000 जो है वो इन दोनों के बीच में ही आ रहा है, 6,800 भी इनके बीच में ही आ रहा है, 38 भी 20 और 20,000 के बीच में ही आ रहा है। लेकिन ये जो 8 है वो 20 से कम है, तो 20 हर्ज से जो कम की ध्वनि होगी
वो आप अपने कान नहीं सुन सकते हैं। मान लो ये 20 की जगह पे 21,000 होता तो ऐसी ध्वनि भी अपने कान नहीं सुन सकते हैं। तो अपनी जो कान है वो 20 से लगा के 20,000 हर्ट्ज तक की जो आवृत्ति की ध्वनि होती है उसको सुन सकते हैं। तो आवृत्ति का मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज होता है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट है नियत चाल से जो गति करने वाली वस्तु होती है उसका समय और दूरी में ग्राफ कैसा होता है। ये आपको दूरी और ये समय, मान लो ये दूरी है और इधर आपका टाइम समय है, तो इनमें जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, सीधी रेखा बनती है, तो ये आपकी एक सरल रेखा बनेगी। तो उत्तर क्या करेंगे इसमें, स्ट्रेट लाइन सरल रेखा उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है आपके ये जो प्रश्न आपके कि रूमिनेंट्स में सेल्यूलोज का पाचन कहाँ होता है। जो रूमिनेंट्स होते हैं इनमें सेल्यूलोज का पाचन कहाँ होता है, रुमेन में होता है, अंधनाल में होता है। अगला प्रश्न है आसूत जल की प्रकृति क्या होती है। तो आसूत जल जो होता है, डिस्टिल्ड जो वाटर होता है, उसकी जो नेचर होता है वो न्यूट्रल होता है, वो उदासीन होता है। इसका जो पीएच मान होता है बच्चों 7 होता है, और जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है, वो न तो अम्लीय होता है, वो न ही वो क्षारीय होता है, न तो एसिडिक होता है, न ही वो एल्किलिक होता है। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। 0 से लगा के 7 और 7 से लगा कर 14 तक एक स्केल होती है जिसको अपन पीएच स्केल कहते हैं, और इसकी जो खोज की गई थी वो सोरेनसन ने की थी। सोरेनसन के द्वारा जो पीएच स्केल की खोज की गई थी। अगला प्रश्न आपकी क्वेश्चन नंबर ये 105, क्वेश्चन नंबर 105 अपना कि एक 40 डिग्री सेल्सियस के एक लीटर जल में 70 डिग्री सेल्सियस को 1 लीटर जल के साथ मिलाया जाता है, तो मिश्रण का जो ताप है वो कितना होगा। तो वो कितना होगा, देखो 40 डिग्री है एक का तो, और दूसरे का कितना है 70 डिग्री है, तो वो जो तापमान होगा वो इन दोनों के बीच में हो जाएगा, यानी कि इनका एवरेज हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो 40 और इन 70 को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, ये 40 और 70 ये 110 हो जाएगा, और 2 का भाग देंगे तो ये 55 डिग्री आएगा। तो 55 डिग्री देखो किस उत्तर में तो 55 डिग्री दे नहीं रखा है, तो ये न तो 40 से कम होगा न ही 70 से ज़्यादा होगा, तो मतलब ये 30 तो होगा नहीं, और ये 110 भी नहीं होगा, तो इसका उत्तर क्या होगा, और ये 70 भी नहीं होगा, तो क्या होगा इसका उत्तर 40 से 70 के बीच में होगा। तो इसका आंसर क्या करेंगे, 40 से 70 के बीच में, 40 से 70 के बीच में इसका उत्तर रहेगा। तो 105 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डिग्री जो सेल्सियस है वो तापमान मापने की इकाई है। एक और क्या होता है, केल्विन होता है, केल्विन में भी तापमान को मापा जाता है। इसके अलावा जो फ़ारेनहाइट होता है उसमें भी तापमान को मापा जाता है। स्वस्थ मनुष्य का तापमान आपको अच्छी प्रकार से याद ही है। न्यूटन की डिस्क में कौन सा रंग नहीं होता है, तो न्यूटन की डिस्क होती है उसमें विबग्योर होता है। विबग्योर का मतलब होता है VIB, एक मिनट, विबग्योर मतलब बेनी आह पिनाला, बेनी आह पिनाला, ये 7 कलर होते हैं न्यूटन की डिस्क में, और ये इसमें कौन सा नहीं है, देखो बैंगनी है, नीला है, ठीक है, और आसमानी ये पीला है, लाल है, लेकिन गुलाबी नहीं है। तो बेनी आह पिनाला ये गुलाबी नहीं, तो पिंक कलर नहीं होता है, वो 7 कलर होते हैं जो इंद्रधनुष में होते हैं, रेनबो में होते हैं। और रेनबो का बीच का कलर कौन सा होता है, हरा रंग होता है, याद कर लेना। रेनबो में जो बीच का कलर आता है वो हरा रंग होता है, याद कर लेना। इंद्रधनुष में जो बीच का कलर होता है वो हरा रंग होता है। अगला प्रश्न आपके स्टेनलेस स्टील बनाने में कौन सी धातु को मिलाकर बनाया जाता है। तो स्टील जो देखो कई सारी धातुएं होती है जिनमें जंग लगने से बचाने के लिए कई सारी मिश्र धातुओं को मिलाया जाता है। तो आपको जो स्टेनलेस स्टील होती है, अपने घर पे जो स्टील के बर्तन है उसमें कौन कौन से धातु मिलकर बना होता है। तो एक तो इसमें क्रोमियम मिलाते हैं, और एक इसमें है जो निकल मिलाते हैं। तो क्रोमियम और निकल, और इसमें मिलाते हैं लोहा, Fe। तो लोहा, क्रोमियम और निकल ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, स्टेनलेस स्टील बनाते हैं, जो कि लोहे के ऊपर जंग नहीं लग पाता है। तो ये आपको याद कर लेना, ये एक मिश्र धातु है। इसके अलावा एक मिश्र धातु और है आपके पीतल, तो पीतल को भी याद कर लेना। पीतल को तो मैंने आपको पिताजी से याद करवाया था, पीतल तो आपको पिताजी से याद कर लेना है। पीतल में कौन कौन है, तांबा है और जिंक है। तांबा को कॉपर कहते हैं, Cu से लिखते हैं, और जिंक को जस्ता कहते हैं, इसको Zn से लिखा जाता है। तो आपके जो ये पीतल है ये एक प्रकार का मिश्र धातु है, ये एक प्रकार का क्या है, मिश्र धातु है। तो इसका उत्तर अपन पीतल को आप अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न आपके 108 नंबर प्रश्न है कि एक कोई कार है जो कि इतनी स्पीड से चल रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 25 मिनट चलती है, और इसके बाद में वह जो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो 36 मिनट तक चलती है। तो कार द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो ये 25 मिनट में, ये 60 मिनट में कितनी चल रही है, 60 किलोमीटर चल रही है, ठीक है। तो ये 1 मिनट में कितने चलेगी, 1 किलोमीटर चलेगी। तो ये तो 25 किलोमीटर तो ये चलेगी, और ये चल रही है आपके 60 मिनट में 70 किलोमीटर। तो इसमें क्या करेंगे, 60 मिनट में चल रही है वो 70 किलोमीटर, और हमें ज्ञात करना है 36 मिनट का, तो इसको अपन 36 से गुणा कर देंगे। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 के बार से कटेगा, 6 बार 6 7 42। तो इधर कितना चलेगी, 42 किलोमीटर चलेगी।
ये इस स्पीड से 42 किलोमीटर चलेगी और इस स्पीड से ये 25 किलोमीटर चलेगी। तो 25 और 42 को जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 और 4 और 2 6, 67 इसका आंसर आएगा। और 67 आपके ऑप्शन नंबर 4 डी में दे रखा है। अगला प्रश्न है CFL में कौन सी वाष्प भरी होती है? तो CFL जो होती है अपने घर पे CFL, तो CFL जो लाइट होती है, ट्यूब लाइट होती है, इसमें कौन सी गैस भरी होती है, कौन से वाष्प भरी होती है वो आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके पारे का वाष्प भरा होता है। तो ये याद कर लेना है पारा। इसके अलावा अपने जो चिप्स की थैली होती है, आलू का जो चिप्स होता है, चिप्स की थैली, उस चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? तो बच्चों याद कर लेना, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। और नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज्यादा है, कितना परसेंट है? 78% है। और ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 21% है। ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। ऑक्सीजन जो होती है वो वस्तुओं को जलाने में सहायक होती है, और जबकि विभिन्न जो सजीव हैं इनको जीवित रहने के लिए भी सहायक होती हैं। ये अपने जो पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा छोड़ते हैं और मनुष्य इसको लेता है, सजीव इसको लेते हैं। अगला प्रश्न आपका ये है कि घर्षण बल के संबंध में कौन सा कथन असत्य वो आपको चयन करके बताना है। तो देखो, यदि रुक्ष पृष्ठ जो रुक्ष यानी कि खुरदरा है तो घर्षण बल ज्यादा होगा, सही बात है। अगर रोड खुरदरा है तो उस पर घर्षण बल ज्यादा लगेगा, और फर्श अगर चिकनी है तो उस पर घर्षण बल कम लगेगा, उस पर चलना मुश्किल हो जाएगा। यदि कोई घर्षण नहीं है तो, यदि घर्षण नहीं होता तो पेन पेंसिल से नहीं लिखा जा सकता। ये भी बात बिल्कुल सही है कि अगर आपके घर्षण का काम नहीं होता तो घर्षण बल नहीं होने के कारण ये आपका पेन पेंसिल से आप नहीं लिख पाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। और घर्षण के कारण जूतों के तले घिस जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। घर्षण के कारण ही जूतों के तले घिस जाते हैं। और घर्षण तो आपका मित्र भी है और घर्षण आपका शत्रु भी है। तो ये दोनों आपको अच्छे से याद कर लेना है। छत के पंखों और साइकिल की दूरी पर बीच वाला बेरिंग घर्षण को बढ़ा देता है। तो जो बेरिंग होता है वो घर्षण को बढ़ाता नहीं है, वो घर्षण को कम करने का कार्य करता है। पहिया हो गया आपका, पहिया या बेरिंग जो होता है वो घर्षण को कम करने का कार्य करता है। एक किसी बक्से को आप जो खींच रहे हैं और उसके पहिए लगाकर खींच रहे हो तो वो पहिए वाला आप आसानी से खींच पाएंगे। तो ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे? जो ग्रीस लगाएंगे, बेरिंग में लगाएंगे। बेरिंग जो होता है वो घर्षण को बढ़ाने का कार्य नहीं करता है, ये घर्षण को कम करने का कार्य करता है। तो अपने असत्य पूछा है, तो असत्य आपका यही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके, जब किसी विद्युत तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है, तो यह विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है? तो चुंबक की भांति व्यवहार करेगा तो यह कौन सा प्रभाव हो जाएगा? यह आपके चुंबकीय प्रभाव हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या करेंगे? चुंबकीय प्रभाव करेंगे। लेकिन अगर ये विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये आपके लाल हो जाता है, लाल हो जाता है, तप्त हो जाता है, ठीक है, तप्त हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो ये फिर आपका कौन सा प्रभाव हो जाएगा? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हो जाएगा। और इसी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पे आपकी विद्युत इस्त्री आधारित होती है, विद्युत केतली आधारित होती है, प्रेस इसी पे आधारित होती है, ये आपके थर्मल इफेक्ट पे आधारित होने वाले उपकरण हैं। मनुष्य का जो रक्त होता है उसका रंग लाल होता है, तो कौन सा वर्णक उत्तरदायी होता है? तो पिगमेंट जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो रेड कलर ऑफ ब्लड का, तो वो कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन होता है। तो इसका याद कर लेना, हीमोग्लोबिन उत्तरदायी होता है। इसके अलावा आपको क्लोरोफिल का याद कर लेना है। क्लोरोफिल जो है वो पत्तियों का रंग हरा रखने के लिए उत्तरदायी होता है, तो इसका उत्तर तो हीमोग्लोबिन करेंगे। लेकिन क्लोरोफिल जो होता है वो पत्तियों का जो रंग होता है वो हरा होने के उत्तरदायी रहता है। पत्तियों को आपको पता होगा कि इनकी खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है, पत्तियों को खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है, तो पत्तियों को खाद्य फैक्ट्री कहते हैं, याद कर लेना इसको, पत्तियों को खाद्य फैक्ट्री कहते हैं। फ्लोएम जो होता है वो खाद्य पदार्थों के संवहन में कार्य करता है। जाइलम जो होता है वो जल के अवशोषण में कार्य करता है, संवहन में कार्य करता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है वो मधुमेह रोग होता है, इसको डायबिटीज कहा जाता है। याद कर लेना, इंसुलिन ये अग्न्याशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, और अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। अगला प्रश्न आपके, अच्छा एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? कमेंट करके आपको बताना है। बिजली का स्विच बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो बिजली का स्विच बनाने में बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है। न चिपकने वाले जो सतह होती है उसमें टेफ्लॉन का उपयोग करते हैं। बाकी पीवीसी जो होती है पॉलीवाइनिल क्लोराइड होती है। अपने घरों में जो नल के और ये पाइप आते हैं वो पीवीसी के ही आते हैं, तो इसका उत्तर बेकेलाइट कर देंगे। और नर और मादा युग्मकों का जो युग्मन होता है इसको क्या कहते हैं? इसको निषेचन कहते हैं, इसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद में जो बनता है उसको अपन युग्मक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, सजीवों को अपनी जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी जाति को भी जीवित रखने के लिए क्या किया जाता है? उनके द्वारा जनन किया जाता है। तो 114 का करेक्ट आंसर अपने को निषेचन करना है। फिर मुकुलन जो है वो आपके अमीबा में और इसमें यीस्ट में मुकुलन पाया जाता है। एक तो अमीबा में पाया जाता है, अमीबा में भी मुकुलन ही होता है, और एक आपका जो यीस्ट, इन दोनों में आपके मुकुलन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायु जो होता है
वो किस दाब क्षेत्र से किस दाब क्षेत्र की ओर गति करता है? तो वायु जो होती है वो आपके अधिक दाब क्षेत्र से कम दाब क्षेत्र की ओर गति करती हैं। जहां दाब क्षेत्र कम होता है उस ओर वायु चलना शुरू हो जाती है। तो अपनी ओर वायु चल रही, इसका मतलब अपनी ओर वायु दाब कम है और उधर जहां से वायु आ रही है वहां वायु दाब ज़्यादा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अधिक से 115 का जो करेक्ट आंसर है वो ब हो जाएगा। अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की ओर जो वायु है वो गति करती है। अच्छा, दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है? दाब का मात्रक आपको याद कर लेना है, पास्कल होता है। और दाब को किससे लिखते हैं? दाब का सूत्र क्या होता है? दाब का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का जो मात्रक है वो न्यूटन होता है, न्यूटन, और इस क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो पास्कल को मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर ये पास्कल का ही जो दूसरा नाम है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, भूकंप की शक्ति को किसके द्वारा मापा जाता है? तो भूकंप की जो शक्ति मापी जाती है वो रिक्टर पैमाने पे मापी जाती है। तो रिक्टर स्केल इसका उत्तर रहेगा। इसके अलावा इसको भूकंप मापी या फिर सिस्मोग्राफ पर भी इसको मापा जाता है। संगमरमर का कैंसर किस कारण होता है? तो ये अम्ल वर्षा के कारण होता है। इसी अम्ल वर्षा के कारण आगरा का जो ताजमहल है वो पीला पड़ता जा रहा है। वो संगमरमर का कैंसर है, वो अम्ल वर्षा के कारण होता जा रहा है। अम्ल वर्षा में कई सारी गैसें उत्पन्न होती हैं, जैसे HCl हो गई, HNO3 आपका जो नाइट्रिक अम्ल है और सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये सभी इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके अलावा आपको याद कर लेना है पौधागर प्रभाव, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है जिसमें आपके ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसमें कई ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान जो विश्व का है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा जो ग्लेशियर हैं, हिमनद है, वो पिघलते जा रहे हैं और समुद्र का जो जल स्तर है वो ऊपर बढ़ता जा रहा है। अगला प्रश्न आपका है, तो इसका उत्तर अपन अम्ल वर्षा के कारण करेंगे। और रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा कौन सा आवेश अर्जित होता है? तो इसका उत्तर करेंगे अपन धनावेश अर्जित होता है। और कौन सा प्राकृतिक सूचक न होकर मानव निर्मित सूचक है? इसका मतलब जो मैन मेड है वो कौन सा इंडिकेटर है? अच्छा, प्राकृतिक सूचक ना होकर एक मैन मेड इंडिकेटर है। तो मैन मेड इंडिकेटर कौन सा होता है? जो मानव के द्वारा निर्मित होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके मेथिल ऑरेंज जो है आपके मानव निर्मित है। इसके अलावा एक और होता है, नाम आपको याद करना है, फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन जो सूचक होता है वो भी इंडिकेटर मानव के द्वारा निर्मित होता है। बाकी गुड़हल के फूल हो गया, हल्दी हो गई, लौंग, गुड़हल की पंखुड़ियाँ हो गई, हल्दी, लिटमस पत्र, ये सभी आपके प्राकृतिक सूचक के उदाहरण हैं। याद कर लेना, ये सभी आपके प्राकृतिक सूचक के नेचुरल इंडिकेटर के एग्जाम्पल हैं। शरीर से बाहर जो कृत्रिम निषेचन की जो तकनीक होती है इसको क्या कहते हैं? इसको IVF कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? IVF कहा जाता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है इसको। तो IVF इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपके, कौन विद्युत का चालक नहीं है? तो जिसका जो pH मान है वो 7 होता है, वो pH का मान 7 वाला जो चालक नहीं होता है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे? देखो, नमक का जल जो होता है गोल होता है, वो अम्लीय होता है, इसमें विद्युत का चालन हो जाएगा। हैंडपंप का पानी भी विद्युत का सुचालक होता है, तालाब का जल भी विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन आसुत जल जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि इसका जो pH मान है वो कैसा होता है? 7 होता है। और जिसका pH मान 7 होता है वो उदासीन होता है, ये न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे? आसुत जल कर देंगे। अगला प्रश्न है, वन्य जीवों के संरक्षण के सुरक्षित हेतु कौन सा संरक्षण क्षेत्र नहीं है? तो वन्य जीव अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, लेकिन औद्योगिक पार्क नहीं है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे? औद्योगिक पार्क कर देंगे। नेक्स्ट आपके अगला प्रश्न है कि पक्की सड़कों के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। आजकल है जो कोलतार के स्थान पे बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। कोलतार के स्थान पर जो बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है, कोलतार जो एक काला गड़ा अप्रिय द्रव होता है उसके स्थान पर आजकल जो बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। सड़क बनाने में और पेंट निर्माण में भी इसका प्रयोग करते हैं। गहरे रंग का कीपदार बादल क्या कहलाता है? इसको क्या कहते हैं? इसको टोर्नेडो कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको टोर्नेडो कहा जाता है। और अपने देसी भाषा में बोले तो इसको भूत भुताला कहते हैं। आपने देखा होगा, ये भूत भुताला कहते हैं इसको। ये गर्मी के दिनों में बहुत आते हैं। इस प्रकार से आपने देखा होगा कि ये इस प्रकार से आकृति बनती जाती इस प्रकार की जो आकृति होती है इसको टोर्नेडो कहते हैं। आपने देखा होगा ये गर्मी के दिनों में इस प्रकार की आकृति बनती है, ये धूल धूल इस प्रकार से गोल गोल घूमता रहता है, इसको भूत भुताला कहते हैं। बाकी अपने विज्ञान में इसको क्या कहते हैं? टोर्नेडो कहते हैं। आप भी जूते लेकर खूब पीछे पीछे दौड़े होंगे इनके पीछे, तो ये इसको टोर्नेडो कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसको टोर्नेडो कहते हैं। अगला प्रश्न आपके, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम का नाम क्या है? तो उसको किण्वन कहते हैं। इसको फर्मिटेशन कहा जाता है। चीनी का अल्कोहल में परिवर्तन करने वाला जो प्रक्रम होता है उसको क्या कहते हैं? किण्वन। इसको फर्मिटेशन कहा जाता है। इसका उत्तर क्या करेंगे? 125 का किण्वन करेंगे। तो सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में कौन सा जीवाणु होता है? तो उसमें आपको नाम याद कर लेना, राइजोबियम। क्या होता है?
राइजोबियम जो होता है वो फलीदार जो पौधे होते हैं, फलीदार जो बीज वाले पौधे होते हैं उनकी जड़ों में ये पाए जाते हैं। तो राइजोबियम आपको ये याद कर लेना है। राइजोबियम आपके जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा चने की जड़ों में। आजकल जो चना जो उगाया जा रहा है खेतों में, उग रहा होगा, आप देखना है पौधे को उखाड़ के उसकी जड़ें जो गांठे वाली होगी, उन गांठों में यही जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। चाहे आप सोयाबीन की फसल के टाइम में देख लेना, सोयाबीन तो वैसे खरीफ की फसल है, चना अभी रबी की फसल है, तो आप अभी की फसलों में आप इसको याद कर सकते हैं। इसके अलावा दालें जितने भी हैं, दालों में सब में ज़्यादा ये नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण है वो राइजोबियम के द्वारा ही होता है। तो ये आपको याद कर लेना है। अभी रबी और खरीफ की फसलों के नाम आपको याद करना हो तो अभी जो फसलें बो रखी हैं अभी खेतों में देखना, वो रबी की फसलें। खेतों में आपको कौन कौन सी फसलें देखने को मिलेगी? एक तो गेहूँ देखने को मिलेगा, जौ देखने को मिलेंगे, गेहूँ जौ, चना देखने को मिलेगा, चना को दालों का राजा कहते हैं। इसके अलावा सरसों आपको देखने को मिलेगी, सरसों, अलसी देखने को मिलेगी, अलसी ये भी एक प्रकार की दाल होती हैं। और अलसी के अलावा आपको देखने को मिलेगा इसमें मटर, मटर भी एक प्रकार का जो रबी की फसल का उदाहरण है। तो ये सभी जो आपको इसबगोल वगैरह है, सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो फसलें हैं जो बारिश की ऋतु में बोई जाती हैं, चाहे आपका मक्का हो, मूंगफली हो, सोयाबीन हो, कपास हो, चावल हो, और ये सभी आपके जो रबी खरीफ की फसल के उदाहरण है जो कि बरसात ऋतु में बोई जाती हैं। अगला प्रश्न फिर आपके सोशल साइंस का है, सामाजिक विज्ञान का है। तो सामाजिक विज्ञान के अब तक मैंने जो आपको 35 प्रश्न ये जो बताएं वो आपके किसके प्रश्न थे? विज्ञान के प्रश्न थे। तो आपको सबसे पहले या तो विज्ञान के प्रश्न हल करना है या फिर आपको गणित के प्रश्न हल करना है। बाकी आप अगर मेट वाला पेपर लेके बैठ जाएंगे तो आपका जो समय उसी में चला जाएगा और आप जो गोले भरने में आपको परेशानी हो जाएगी और आपको जो सही पूरे पेपर को हल भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको जो पूरा पेपर है उसको हल करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ये मेट वाला जो पेपर है उससे पहले आपको ये साइंस और सोशल साइंस के जो प्रश्न आएंगे उनको आपको हल कर लेना है। तो आपके सामने इस प्रकार से पहला प्रश्न है सोशल साइंस का, उसको भी मैं आपको हल करवा देता हूँ। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो बच्चों प्लासी का जो युद्ध होता है वो 1757 में होता है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1757 आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करना है कि शेर ए मैसूर किसको कहा जाता है? शेर ए मैसूर, शेर ए मैसूर किसको कहा जाता है? कमेंट करके आपको बताना है शेर ए मैसूर किसको कहा जाता है। इसके अलावा आपको एक बताना है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? और एक हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? ये प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे। ऐसे कैसे जो मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? तो हुरडा सम्मेलन जो हुआ था वो आपके आप कमेंट करके बताना, फिर बाद में लास्ट पेपर के लास्ट में मैं आपको और भी बता दूंगा ये। और मैं आपको शाम को 8 बजे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रश्न पूछूंगा, तो उन प्रश्नों के जवाब आपको ज़्यादा से ज़्यादा देना है ताकि आपका जो रिवीजन हो जाएगा और सारे प्रश्न आपके वही परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो प्लासी का युद्ध कब होता है? 1757 को होता है। बिरसा जो है वो किस परिवार में जन्मे थे? तो बिरसा मुंडा परिवार में जन्मे थे। याद कर लेना, बिरसा मुंडा परिवार में जन्मे थे। और इनका राज्य कौन सा था? कमेंट करके बताना बिरसा मुंडा जो है किस राज्य से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना की गई थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। जबकि जो स्वामी विवेकानंद हैं इन्होंने जो स्थापना की थी वो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। और इन्होंने जो अमेरिका में जो धर्म संसद में भाग लिया था वो 1893 में भाग लिया था और वहाँ की जो सम्मेलन हुआ था उसको संबोधित किया था। इनके बचपन का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम, तो बचपन का नाम आपके नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। और ये स्वामी विवेकानंद के अलावा आपको स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम पूछे तो इनका मूल नाम था आपके मूल शंकर। क्या नाम था इनका? मूल शंकर था। ये आपको याद कर लेना है। इनकी किताब का नाम क्या है? तो इनकी किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश इनकी किताब का नाम है। और ये जो किताब लिखी गई थी वो आपके उदयपुर के महाराणा जो सज्जन सिंह जी थे उनके समय में लिखी गई थी। तो ये उदयपुर आपको याद कर लेना है। बाकी विधवा विवाह से संबंधित जो है आपके ईश्वरचंद्र विद्यासागर हैं और राजा राम मोहन राय हैं। इन्होंने जो सती प्रथा वगैरह इनका जो विरोध किया था, तो ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो उनके गुरु जी का नाम था स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। आपके स्कूलों में भी 12 जनवरी को जो करियर डे मनाया गया था वो करियर डे इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। 12 जनवरी को इनका बर्थडे आता है। इन्हीं के बर्थडे को अपन करियर डे के रूप में मनाते हैं या फिर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में इनको मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये तो आपको याद हो ही जाएगा, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है।
महात्मा गांधी का आपको याद कर लेना है। इनके जो गुरु थे वो राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और इनकी किताब है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज की किताब है वो इन्हीं की किताब है, ये भी आपको याद कर लेना है। इसके अलावा आपको याद कर लेना है ज्योतिराव फुले। तो महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने जो सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, इनकी जो नाम है वो आपको याद कर लेना है सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है वो इन्हीं के द्वारा की गई थी। इनकी किताब का नाम भी आपको याद कर लेना है गुलामगिरी। गुलामगिरी इनकी किताब का नाम है, वो भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। इनकी जो वाइफ थी, इनकी पत्नी जो थी, उनका नाम था सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले जो कि भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, सावित्रीबाई फुले। तो सावित्रीबाई फुले जो है या सावित्रीराव फुले, ये भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी जो कि महात्मा ज्योतिराव फुले की वाइफ थी। तो ये तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। तो बाल गंगाधर तिलक ने ये वाला नारा दिया था कि स्वतंत्रता तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं तो इसे लेकर रहूंगा। तो ये नाम आपको याद कर लेना है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला प्रश्न है वे संसाधन जिनका जो भंडार है वो सीमित है, वो क्या कहलाते हैं? तो जो सीमित है वो आपके क्या कहलाएंगे? वो आपके अनवीकरणीय कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो आपके अनवीकरणीय कहलाते हैं। उनको वापस रिन्यूएबल नहीं हो सकता है, एक बार ही काम में ले सकते हैं। जैसे आपके जीवाश्म ईंधन जितने भी हैं, जीवाश्म ईंधन जमीन से निकलने वाले जितने भी ईंधन है वो जीवाश्म ईंधन है। जैसे आपके कोयला, जैसे आपका पेट्रोलियम, जैसे आपकी प्राकृतिक गैस, ये सभी आपके समाप्त होने वाले इनका जो भंडार है वो सीमित है। तो ये आपके कौन से हो जाएंगे? अनवीकरणीय हो जाएगा। इनको परंपरागत भी कहते हैं। इनको अपन क्या कहते हैं? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत भी कहा जाता है। फिर बात कर लेते हैं अपन गैर परंपरागत वाले या फिर नवीकरणीय वाले कौन कौन से होते हैं? तो नवीकरणीय वाले जो होते हैं उनको अपन अक्षय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। अक्षय ऊर्जा स्रोत में कौन कौन सा आता है? सूर्य का प्रकाश, सौर ऊर्जा तो होती है, सनलाइट, वो आपके नवीकरणीय होता है। कितनी भी बार आप काम में ले लो वे सोलर पैनल पे वो बिजली बनती रहेगी। तो आपकी ये अक्षय ऊर्जा के रूप में होता है सौर पैनल, सौर ऊर्जा वाला। इसके अलावा वायु पवन ऊर्जा, पवन चक्की जो लग रही है आपके, वो पवन चक्की वाला भी आपके जो इसमें नवीकरणीय वाला ही हो जाएगा। इसके अलावा जल ऊर्जा, ये सभी जो आपके हैं वो आपके नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के उदाहरण होंगे। तो ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भूमि है? तो देखो पृथ्वी के ऊपर जो आपके 71% है, 71% तो आपके क्या है? पानी है। पृथ्वी के ऊपर पानी है। और 29% ये जो आपके क्या है? वो जमीन है, वो आपके स्थल है। तो ये केवल स्थल है और ये आपके पानी है। अब आपके ऑप्शन में देखो क्या दे रखा है? भूमि का पूछा है, तो स्थल कितना आपके? जमीन 29% है। अब 29% आपको कहीं दे नहीं रखा है, तो फिर इसके पास वाला क्या करेंगे? 30% कर लेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 30% हो जाएगा। इसी 71% के कारण अपना जो पृथ्वी है वो अंतरिक्ष से देखने पर जो नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। तो इसी कारण इस पानी के कारण है जो अपन पृथ्वी को क्या कहते हैं? ब्लू स्टार कहते हैं, नीला ग्रह उसको कहा जाता है। तो ये भी आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न फिर आपके कि शक्ति के संसाधनों में सम्मिलित नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो शक्ति के संसाधनों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसका लौह इसका हो जाएगा। बाकी ये जो तीनों है वो आपके शक्ति के संसाधन में शामिल होते हैं, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। इनको ये जो संसाधन है इनको अपन जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। ये जमीन से निकाले जाते हैं, इसको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट है कृषि किस प्रकार की जो आर्थिक क्रिया में आता है? तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपको बताना है कि एग्रीकल्चर कौन से सेक्टर में कौन से टाइप में आता है। तो ये आपके प्राथमिक क्रिया में आता है। उद्योग जितने भी लगे हुए हैं, तो उद्योग जितने भी है वो आपके द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। बाकी आपके जो जितने भी बैंक हैं, बैंकिंग है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इससे जुड़े जितने भी क्षेत्र हैं, परिवहन वाले हैं, तो ये सभी आपके तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। और तृतीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं बच्चों? इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न आपका ये कि विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो ये आपके चावल हो जाएगी। चावल सबसे ज़्यादा खाया जाता है विश्व में और यही हमारी जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। ये एक खरीफ की फसल होती है जो कि पानी वाले क्षेत्र में ज़्यादा होती हैं। मक्का भी आपके खरीफ की फसल है, कपास भी आपके खरीफ की फसल है और गेहूँ आपके रबी की फसल का उदाहरण है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। अनाजों की रानी किसी को कहा जाता है? मक्का को अनाजों की रानी कहा जाता है। भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो बच्चों भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो 1946 में हुआ था, दिसंबर 1946 में हुआ था। भारतीय संविधान के वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? तो वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है वो उनकी संख्या 6 है। पहले कितने थे? तो पहले ये 7 थे। इसमें एक जो अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको बीच में हटा दिया था। तो संपत्ति के अधिकार को हटाने के कारण अब वर्तमान में कितने रह गए? 6 रह गए हैं। मौलिक कर्तव्य पूछें, ये तो अधिकार हैं,
अधिकार राइट जो है वो आपके 6 हैं, और आपके जो फंडामेंटल जो आपकी ड्यूटीज़ पूछे, फंडामेंटल आपके जो मौलिक जो कर्तव्य पूछे, तो वो आपके वर्तमान में कितने 11 हैं, तो वो आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके कि राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वो आपके 245 होते हैं, और 545 कहाँ पे होते हैं, ये लोकसभा में होते हैं। ये कहाँ पे होते हैं 545, वो लोकसभा में होते हैं। और इस 545 में से 2 राष्ट्रपति मनोनीत करता है, पहले करते थे, अब इसको हटा दिए हैं। और ये जो 245 है, इसमें से आपके 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और ये दोनों मिला के आपके 745 ये जो सदस्य कुल संसद में होते हैं। तो ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। और ये आपके 200 सदस्य जो है वो अपने राजस्थान की विधानसभा के सदस्य हैं। तो राजस्थान की विधानसभा में कितने सदस्य हैं, 200 हैं। इनको विधायक कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, विधायक कहते हैं। इसको अंग्रेजी में एमएलए कहते हैं, ML1 इसको कहा जाता है। तो ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो बच्चों ये आपको विधानसभा के सदस्यों की संख्या याद कर लेना। और राजस्थान में तो देखो 200 है, लेकिन बिहार वाले कमेंट करके बताना कि आपके विधानसभा में कितने सदस्य हैं, आपके विधायक कितने हैं। और बिहार वालों की तो आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के अलावा आपके जो विधान परिषद भी है, तो उसके भी सदस्य आपको कमेंट करके बताना है। और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उसको विधायक कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको विधायक कहते हैं। राजस्थान में 200 विधायक हैं। आपके एमएलए का नाम कमेंट करके बताना। और राजस्थान में कितने जो सांसद हैं, तो ये 245 आपके राज्यसभा में होते हैं, 545 आपके कहाँ पे होते हैं, लोकसभा में होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों मिला के 2 सदन होते हैं संसद के। कितने सदन होते हैं संसद में, 2 सदन होते हैं। और आपसे पूछे कि अंग कितने हैं, संसद के कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं। और इस अंग में आपके जो राष्ट्रपति जी हैं वो भी शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति और एक आपके लोकसभा और राज्यसभा तीनों को मिला के ये संसद बनती है। और सदन की पूछे तो आपके 2 सदन बताना। एक आपके अपर हाउस होता है, एक आपका लोअर हाउस होता है। अपर हाउस में क्या होता है, आपकी जो राज्यसभा होती है उसको अपर हाउस कहा जाता है, उच्च सदन कहते हैं। और निम्न सदन किसको कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। इसमें जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो आपके भाग लेते हैं, और इनको जनता खुद चुनती है। 545 जो होते हैं इनको जनता खुद चुनती है। जबकि ये जो 245 होते हैं ये राज्यसभा में जो होते हैं इनको जनता खुद नहीं चुनती है, जनता के द्वारा जो चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे आपका एमएलए हो, MP हो, वो इनको चुनते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके अलावा ये जो अपने जो कार्यकाल होता है इन 545 का, इनका 5 साल होता है। और ये 245 जो राज्यसभा वाले हैं इनका कार्यकाल 6 साल होता है। और इसमें से जो 2/3 जो सदस्य हैं वो हर 6 साल में रिटायरमेंट होता रहता है। ये इसको कभी भी भंग नहीं कर सकते। राज्यसभा जो होती है इसको कभी भी भंग नहीं कर सकते, इसको कभी बीच में हटाया नहीं जा सकता, मतलब भंग नहीं कर सकते। लोकसभा को बीच में भंग किया जा सकता है। इसका मतलब ये तो अस्थायी हो जाएगा, लोकसभा तो आप ये राज्यसभा तो स्थायी हो जाएगी, और जो लोकसभा है वो आपके अस्थायी होती हैं। तो ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। भारतीय न्यायालय में कितने स्तरों को बांटा गया है, तो 3 स्तरों में बांटा गया है। सबसे ऊपरी ऊपर तो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है जो कि नई दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय को कहते हैं। और हाई कोर्ट होता है वो आपके उच्च न्यायालय होता है, जो कि अपने राजस्थान का कहाँ पे है, राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है वो अपने जोधपुर में है। और इसकी एक जो शाखा है वो आपके जयपुर में है। इसकी बेंच जो शाखा है, ब्रांच जो है इसके एक जयपुर में है। बाकी हाई कोर्ट जो है अपना राजस्थान का वो जोधपुर में है। बिहार वाले कमेंट करके बताना कि आपका जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है। बिहार वालों का भी 19 जनवरी को ही पेपर होने वाला है, तो उनके भी यही सेम प्रश्न आपके देखने को मिलेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और तीसरा जो आपका जिला न्यायालय होता है, जो आपके जिला कलेक्टर होते हैं वो उसके जिला मजिस्ट्रेट होते हैं, वो आपको याद कर लेना है। हुडा सम्मेलन कब बुलाया गया था, मैंने आपको शुरू में कहा था कि हुडा सम्मेलन का प्रश्न आपको याद कर लेना है। परीक्षा में छपेगा ये कि हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो आपको बताना है कि हुडा सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा इनकी जो अध्यक्षता की गई थी। तो जगत सिंह द्वितीय मेवाड़ के महाराणा थे, इन्होंने जगत सिंह जो द्वितीय थे, सेकंड थे, इन्होंने जो हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। और ये कब बुलाया गया था, तो ये बुलाया गया था 17 जुलाई 1734 को। 17 जुलाई 1734 को हुडा सम्मेलन बुलाया गया था। और इसी दिन ये तय किया गया था कि आपको मराठों को किस प्रकार से जो अपने राजस्थान से बाहर निकालना है, उनका विरोध कैसे करना है, इसकी रणनीति बनाई गई थी। लेकिन बाद में ये असफल हो गया था अपने अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर। तो इसका उत्तर आप करेंगे 17 जुलाई 1734। हुडा वर्तमान में कहाँ पे आता है, तो हुडा जो है वर्तमान में भीलवाड़ा में एक स्थान पड़ता है हुडा, वहाँ पर इसको बुलाया गया था। तो भीलवाड़ा, आप में से कोई विद्यार्थी होगा भीलवाड़ा का, तो वो उसको पता है कि हुडा उसके जिले का एक स्थान है जहाँ पर ये सम्मेलन बुलाया गया था। 17 जुलाई 1734 को राजस्थान के विभिन्न जो राजा महाराजा थे वो सभी इकट्ठे हुए थे, और उन्होंने जो मराठा को अपने राजस्थान से बाहर निकालने का एक सम्मेलन आयोजित करवाया था। तो ये आपको याद कर लेना। भीलवाड़ा का नाम लाते ही आपको याद होना चाहिए। भीलवाड़ा जो है, भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है, भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना ये क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कहाँ चला गया ये वाला। 1857 की क्रांति की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? तो बच्चों 1857 की क्रांति की शुरुआत अपने राजस्थान से संबंधित प्रश्न आए तो इसका जो उत्तर है वो क्या करेंगे, नसीराबाद से हुई थी 28 मई 1857 को। लेकिन बात अगर नेशनल लेवल की है, राजस्थान के अलावा भारत की बात करें तो फिर भारत में जो 1857 की क्रांति शुरू हुई थी वो मेरठ 10 मई 1857 को हुई थी। तो इसमें जो बोर्ड ने जो इसका उत्तर माना है वो 1857 की क्रांति भारत के लेवल पे माना था इसका, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 10 मई 1857 मेरठ करेंगे। जबकि यहाँ पे राजस्थान लिखा होता तो फिर इसका उत्तर अपन क्या करते हैं, यहाँ पे नसीराबाद जो कि अजमेर में पड़ता है 28 मई 1857 को यहाँ पे शुरुआत होती है। तो ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। 1857 की क्रांति ये अपने 10 मई 1857 को हुई थी। अच्छा, 1857 की क्रांति के समय जो भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, कमेंट करके बताना। देखिए नेक्स्ट है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा आपको 5 जून को याद कर लेना है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 21 जून को याद कर लेना है, विश्व योग दिवस, विश्व जो योग दिवस है वो आपके कब मनाया जाता है, ये 21 जून को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाई जाती है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो ये सभी डेट आपको अच्छे से याद कर लेनी है। और विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो विज्ञान दिवस का तो आप सभी को पता ही है, फरवरी महीने में मनाया जाता है और ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। फरवरी 28 से 29 दिन की होती है, तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और गणित दिवस मनाया जाता है आपके 22 दिसंबर को। विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी को। और हिंदी दिवस जो मनाया जाता है, हिंदी दिवस वो आपके 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संस्कृत दिवस कब मनाते हैं? तो संस्कृत दिवस, संस्कृत पूर्णिमा जो राखी का त्यौहार होता है, राखी के दिन संस्कृत पूर्णिमा या संस्कृत का दिवस मनाया जाता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग है, वो राजस्थान का सबसे प्राचीन वस्त्र उद्योग है। और सबसे पहला जो सूती वस्त्र उद्योग लगा था वो ब्यावर में लगा था, सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा। ये 1879 में इसकी जो स्थापना है वो की गई थी। ये ब्यावर में इसकी स्थापना की गई थी दामोदर दास राठी के द्वारा। और दामोदर दास राठी को राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है, ये भी आपको याद कर लेना है। सूती वस्त्र उद्योग जो सबसे ज़्यादा प्राचीन है और ये सबसे पहले ब्यावर में इसकी फैक्ट्री लगी थी। सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर काम में लेते हैं और चूना पत्थर जो है चित्तौड़गढ़ जिले में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसी कारण इस चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण चित्तौड़गढ़ जिले में जो है फैक्ट्रियाँ सबसे ज़्यादा है सीमेंट की। तो सीमेंट फैक्ट्री सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगी? चित्तौड़गढ़ जिले में। तो चित्तौड़गढ़ जिले को सीमेंट फैक्ट्री या फिर सीमेंट जिले के रूप में भी जाना जाता है। या आप में से कोई स्टूडेंट है चित्तौड़गढ़ जिले का तो आप कमेंट करके बताना कि आप में से किस किस विद्यार्थी ने जो चित्तौड़गढ़ जिले की फैक्ट्रियों के नाम सुने। जैसे जेके सीमेंट फैक्ट्री निम्बाहेड़ा में है, जेके सीमेंट फैक्ट्री, और जेके वाइट जो आपके मांगरोल में है, निम्बाहेड़ा के पास में स्थान है मांगरोल। इसके अलावा वंडर सीमेंट लसड़ावन या रावलिया बावलिया जो है वहाँ पर आपके वंडर सीमेंट फैक्ट्री है। इसके अलावा लाफार्ज जो है वो भी एक सीमेंट फैक्ट्री है जो कि आपके निम्बाहेड़ा और लसड़ावन रावलिया बावलिया इन क्षेत्र में भी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो बिरला सीमेंट फैक्ट्री है वो आपकी चित्तौड़गढ़ में है और चेतक ये भी आपकी चित्तौड़गढ़ में है। और एक आपको याद करनी अल्ट्राटेक, आदित्य बिरला ग्रुप की है अल्ट्राटेक, ये आपके जो सावा समूहपुरा है यहाँ पर आपको इसकी फैक्ट्री देखने को मिलती है। तो ये सभी फैक्ट्रियाँ आपकी चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित हैं। तो इसी कारण है जो चित्तौड़गढ़ जिले को सीमेंट जिला कहा जाता है। ये किस कारण कहा जाता है? ये जो सीमेंट फैक्ट्रियों के कारण इसको कहा जाता है। और इसमें जो कच्चा माल प्राप्त होता है वो चूना पत्थर होता है और चूना पत्थर इसमें सबसे ज़्यादा होता है। इस कारण से यहाँ पर जो सीमेंट की फैक्ट्रियाँ ज़्यादा हैं। फिर बात कर लेते हैं और किस जिले में ज़्यादा सीमेंट की फैक्ट्रियाँ हैं। तो और फिर आपको याद कर लेना है बावी जो जिला है वो जैसलमेर जिला का जो सानू क्षेत्र है वहाँ पर सीमेंट की फैक्ट्रियाँ सबसे ज़्यादा लगने की संभावना है क्योंकि वहाँ पर चूना पत्थर सबसे ज़्यादा निकलता है। तो ये आपको याद कर लेना है। पहली सीमेंट फैक्ट्री लाखेरी बूंदी में लगी थी। पहली सीमेंट फैक्ट्री लाखेरी, आप में से कोई बूंदी जिले का विद्यार्थी होगा तो उसको पता है कि उनके जिले में एक स्थान है बूंदी, बूंदी में एक स्थान है लाखेरी, वहाँ पर सबसे पहले ये सीमेंट फैक्ट्री लगी थी। शुगर मिल की बात करें तो शुगर मिल जो है सबसे पहले लगी थी, चीनी फैक्ट्री शुगर मिल वो सबसे पहले अपने राजस्थान में जो सबसे पहली जो शुगर मिल लगी थी वो भोपाल सागर में लगी थी और भोपाल सागर भी चित्तौड़गढ़ में ही स्थित है। और भोपाल सागर में जो सीमेंट फैक्ट्री ये चीनी फैक्ट्री थी उसका नाम क्या था? भोपाल सागर जो कि चित्तौड़गढ़ जिले की एक तहसील है, पंचायत समिति है। वहाँ पर जो दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड के नाम से एक निजी सीमेंट ये
शुगर मिल का जो स्थापना हुई थी। तो ये पहले यहाँ पे गन्ना बहुत ही ज़्यादा होता था चित्तौड़गढ़ एरिया में, इस कारण से यहाँ पर जो एक शुगर मिल की स्थापना की गई थी, ये निजी क्षेत्र की शुगर मिल थी। तो ये चीनी फैक्ट्री है जो कि भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में सबसे पहले स्थापित की गई थी। तो ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर नेक्स्ट आपके अगला प्रश्न है, ऐसा स्थान जहाँ पर दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित करके रखा जाता है, इसको क्या कहते हैं? तो उसको आर्काइव्स कहा जाता है, इसको अभिलेखागार कहते हैं। तो ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। रहट क्या है? तो रहट एक प्रकार का सिंचाई का साधन है जो कि पारंपरिक सिंचाई के साधन है। आपने पहले जो प्रश्न विज्ञान का जो पहला पार्ट है इसमें चित्र देखे होंगे, रहट का चित्र देखा होगा, एक आपने ढेकुली का चित्र देखा होगा, ढेकुली चड़स का चित्र देखा होगा, मोट का चित्र देखा होगा, ढेकुली चड़स और मोट, ये सभी चित्र आपने किताब में देखे होंगे। ये आपकी जो पारंपरिक सिंचाई के साधन है। आधुनिक सिंचाई के साधन में कौन से आते हैं? आपका जो स्प्रिंकलर सिस्टम है, फव्वारा पद्धति है जिससे कि जल का बचाव होता है, जल का संरक्षण होता है। इसके अलावा बूंद बूंद पद्धति, टपकन विधि या फिर इसको ड्रिप सिस्टम भी कहते हैं। ये दोनों जो विधियां हैं, टपकन विधि और आपके फव्वारा पद्धति या ड्रिप सिस्टम या स्प्रिंकलर फव्वारा पद्धति, ये दोनों ही जल संरक्षण की विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 146 है, राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किस रानी ने करवाया था? एक तो आपको ये याद कर लेना है कि जो बूंदी जिले में बूंदी जिले को जो बावड़ियों का शहर कहा जाता है, बावड़ियों का शहर किसको कहा जाता है? तो बावड़ियों का जो शहर कहा जाता है वो बावड़ियों का शहर बूंदी जिले को कहते हैं। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसमें खूब सारी बावड़ियां बनी हुई हैं। बावड़ियां एक प्रकार का सीढ़ी नुमा कुआं होता है। आपने देखा होगा बावड़ी एक कुआं होता है जिसमें जो सीढ़ियां लगी होती है और नीचे तक उसमें पानी लेने के लिए जाया जा सकता है। आजकल तो बावड़ियों की स्थिति बहुत खराब है, लोग बाग इसमें कचरा डाल रहे हैं, लेकिन इनका संरक्षण बहुत ही ज़रूरी है। तो विश्व प्रसिद्ध जो बावड़ियाँ हैं जैसे आबानेरी की चांद बावड़ी, जो आबानेरी दौसा में है उनकी जो चांद बावड़ी वो फेमस है। इसके अलावा रानी जी की बावड़ी जो बूंदी में है वो फेमस है। इसका निर्माण जो अनिरुद्ध सिंह है उनकी रानी नाथावती जी ने करवाया था। तो रानी नाथावती जी ने इनका जो निर्माण करवाया था ये आपके बूंदी जिले में स्थित है। बूंदी जिले में आपको याद कर लेना है, एक 84 खंभों की छतरी बनी हुई है। 84 खंभों की छतरी जो कि बूंदी जिले में बनी हुई है। इसके अलावा आपको बूंदी जिले में याद कर लेना है, एक तारागढ़ दुर्ग बना हुआ है। तारागढ़ दुर्ग जो कि आसमान से देखने पर एक तारे जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम जो तारागढ़ रखा गया है। एक और तारागढ़ है जो कि आपके अजमेर जिले में पड़ता है। अजमेर जिले में जो तारागढ़ है वो आपके बहुत ही फेमस है ये भी, और ये जो इसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं, राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है अजमेर की तारागढ़ को। तो ये दोनों आपको याद कर लेना है। मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग वो राव जोधा ने बनवाया था और ये आपके जोधपुर में स्थित है। चिड़िया टूक की पहाड़ी पर ये बना हुआ है। बात कर लेते हैं सोनारगढ़ दुर्ग की। तो ये आपके सोनारगढ़ दुर्ग ये जैसलमेर जिले में आता है और ये पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण ये सोने जैसा चमकता हुआ दिखाई देता है, तो इसको सोनारगढ़ भी कहा जाता है। इसको स्वर्णगिरी दुर्ग कहते हैं, स्वर्णगिरी दुर्ग कहा जाता है। और जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहा जाता है, जरोखों का शहर इसको कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ आपको अच्छे से याद कर लेनी है। जिलों की बात करें तो उदयपुर जिले में जिले सबसे ज़्यादा हैं, तो जिलों की नगरी इसको कहा जाता है, उदयपुर को कहा जाता है। और खूब सारे जिले आपको उदयपुर जिले में मीठे पानी की देखने को मिलेगी, चाहे वो आपकी जयसमंद हो। अब तो जयसमंद सलूमर जिले में चली गई है, लेकिन पहले ये उदयपुर जिले का ही हिस्सा हुआ करती थी। तो जयसमंद जिला आपके उदयपुर जिले में ही है। आपके पुराने जिलों के अनुसार आएगा प्रश्न, तो आपको जयसमंद उदयपुर में ही करना है अभी। इसके अलावा इसमें आपके पिछोला झील है। पिछोला झील आपके उदयपुर में ही स्थित है। उदय सागर झील, स्वरूप सागर झील, गोवर्धन सागर झील और बड़ी तालाब, छोटी तालाब, ये सभी आपके जो उदयपुर जिले में स्थित जिलों के प्रमुख नाम हैं। तो ये सभी जो जिलों के कारण उदयपुर को जिलों का शहर कहा जाता है। पिंक सिटी किसको कहा जाता है? पिंक सिटी गुलाबी जो शहर है वो जयपुर को कहा जाता है। ब्लू सिटी किसको कहा जाता है? तो ब्लू सिटी जो कहा जाता है, ब्लू सिटी वो जोधपुर को कहा जाता है। नीला शहर किसको कहते हैं? जोधपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का जो निर्माण है वो मुमताज़ महल की याद में करवाया गया था। शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था, आगरा में इसका निर्माण करवाया था। और यहाँ पर जो संगमरमर लगा था वो अपने राजस्थान के नागौर जिले का स्थान है मकराना। तो नागौर के मकराना से यहाँ से जो संगमरमर भेजा गया था। जो इसमें ताजमहल में जो संगमरमर लग रहा है वो अधिकांश संगमरमर नागौर के मकराना का लग रहा है। और यहाँ जो एक नदी है उस नदी के किनारे इस ताजमहल को बनाया गया था। दुनिया के 8 अजूबों में ये दुनिया का जो 8 अजूबे हैं उसमें अपना ताजमहल भी शामिल है। तो ये भी आपको याद करना है। और वो नदी कौन सी है वो आपको कमेंट करके बताना है कि ताजमहल किस नदी के किनारे बना हुआ है। निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। फिर बात कर लेते हैं कई पार्टियां से बनी सरकार को क्या कहते हैं? तो उसको अपन गठबंधन की सरकार कहते हैं। उसको अपन
गठबंधन की सरकार कहते हैं। गठबंधन की सरकार में जब किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो दो या दो से अधिक दल आपस में मिलकर एक गठबंधन कर लेते हैं, फिर वो सरकार चलाते हैं। जैसे अभी जो प्रेजेंट में अपने भारत में जो सरकार है वो गठबंधन की सरकार है। अभी एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार है। तो ये भी जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए का पूरा नाम क्या है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें जो मोदी जी की जो पार्टी है बीजेपी, उसके जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो जो नीतीश कुमार जी की पार्टी है, बिहार से जो नीतीश कुमार जी उनकी पार्टी, कमेंट करके बताना बिहार में जो नीतीश कुमार जी की पार्टी उनका नाम क्या है और उनका चुनाव चिन्ह क्या है। तो एक तो एनडीए में एक तो आपके नीतीश कुमार जी की पार्टी, वो उसमें सहयोगी दल है जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी इस बार सरकार बनाने में। और एक जो बिहार के अलावा आंध्र प्रदेश की जो चंद्रबाबू नायडू है, तेलुगु देशम पार्टी जिनकी पार्टी है, तो उनके जो सहयोग से इस बार जो मोदी जी ने ये अपनी जो सरकार है वो तीसरी बार अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। तो ये जो सरकार है अभी वो गठबंधन की सरकार है। अभी प्रेजेंट में जो सरकार है भारत में वो गठबंधन की सरकार है, ना कि मोदी सरकार है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि कार्यपालिका का प्रमुख क्या होता है। तो वैसे सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और ये जो तीनों मिलकर जो पूरे इसको संसद को इसको सरकार को चलाते हैं। तो ये कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो जो 149 है इसका उत्तर हो जाएगा आपके मुख्यमंत्री। तो चीफ मिनिस्टर इसका जो उत्तर है उसमें रहेगा। नेक्स्ट है आपके जो अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो राजस्थान के कौन है, भजन लाल जी शर्मा है। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, आपको पता ही, नीतीश कुमार जी, जो कई बार है जो अपनी पाला पलट करके दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करके अपनी सरकार बना रहे हैं। तो अभी बिहार में जो मुख्यमंत्री वो तो नीतीश कुमार जी है, अभी राजस्थान में मुख्यमंत्री वो भजन लाल जी शर्मा है। ये भजन लाल जी शर्मा पहली बार एमएलए बने हैं और पहली बार ये जो मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये भी आपको अच्छे से याद करना है। विधायक जो होता है वो विधानसभा का जो क्षेत्र होता है उसमें चुना हुआ जनप्रतिनिधि होता है, और ये विधानसभा में बैठते हैं इसलिए इसको विधायक कहते हैं। और अपने विधायक कितने हैं राजस्थान में, 200 हैं। और बिहार में कितने विधायक है, कमेंट करके बताना बिहार में विधायकों की संख्या कितनी है। सांसद क्या होता है, जो लोकसभा में और राज्यसभा में बैठता है उसको सांसद कहते हैं, उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। और ये एमएलए का पूरा नाम होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये आपको सांसद का याद कर लेना है। लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 245। और फिर आपको बात कर लेनी राजस्थान की। तो सबसे ज़्यादा जो सांसद हैं वो लोकसभा के सदस्य, लोकसभा की तो बात कर ले तो वो यूपी में है। यूपी में कितने हैं, 80 हैं। 80 सांसद हैं लोकसभा में यूपी से, उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर अभी जो प्रयागराज में महाकुंभ का जो आयोजन हो रहा है। और बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में जो सांसद हैं वो 2 भागों में है। लोकसभा वाले तो 25 हैं, 25 तो लोकसभा के हैं और 10 आपके राज्यसभा के हैं। दोनों को मिला के जो है वो 35 सांसद राजस्थान से अपनी संसद में बैठते हैं। इसके अलावा अपना जो विधानसभा क्षेत्र है वो 200 है, और प्रत्येक विधानसभा ये लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। यानी कि 8 एमएलए मिलकर, 8 एमएलए का जो क्षेत्र है वो 1 एमपी के बराबर आता है, 1 सांसद के बराबर रहता है। नेक्स्ट है फिर आपकी ये क्वेश्चन नंबर आपके, विधानसभा का सदस्य क्या कहलाते हैं। तो ये आगे क्वेश्चन देख लो, विधानसभा का सदस्य क्या कहलाते हैं, तो उनको विधायक कहते हैं। और राज्यपाल कौन होता है, ये सरकार का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होता है। ये कौन होते हैं, राज्यपाल। तो अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है अपने राजस्थान के, ये इनका नाम आपको याद करना है, हरिबाऊ किशन राव बागड़े। हरिबाऊ, इनका पूरा नाम क्या है, हरिबाऊ, ये हरिबाऊ है किशन राव बागड़े, जो कि महाराष्ट्र से अपना संबंध रखते हैं। किशन राव बागड़े ये महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो हरिबाऊ किशन राव बागड़े ये राजस्थान के अभी गवर्नर हैं, ये भी राज्यपाल हैं। और इससे पहले कौन थे, तो कलराज जी मिश्र थे। बात कर लेते हैं कि जो अपने बिहार हैं, तो बिहार के राज्यपाल का नाम आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट आपके हैजा क्या है, तो हैजा एक प्रकार की बीमारी है जो कि विब्रियो क्लोरी के द्वारा फैलती है। ये जीवाणु के द्वारा फैलने वाली एक बीमारी है हैजा। पर्यावरण के घटक कौन कौन से, तो पर्यावरण में देखो स्थल मंडल भी होता है, वायुमंडल भी होता है और जल मंडल भी होता है। तीनों मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं जिसमें जो लोग निवास करते हैं, और ये तीनों ही आपके पर्यावरण के घटक है। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 153 153। तो 153 का जो प्रश्न इस प्रकार से है कि ये जो पृथ्वी की जो ठोस भू प्रॉपर्टी है इसको क्या कहते हैं। तो पृथ्वी की जो ठोस भू प्रॉपर्टी है इसको क्या कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपके स्थल मंडल। इसको स्थल मंडल कहते हैं। और जल मंडल में ये जितने भी नदियाँ समुद्र है ये आपके आते हैं, और स्थल मंडल में केवल जो 29% आपका 29% वो वाला हिस्सा आता है। शेल कितने प्रकार के होते हैं, शेल का मतलब चट्टाने। तो चट्टाने कितने प्रकार की होती है, चट्टाने 3 प्रकार की होती हैं। याद कर लेना, चट्टाने 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायंत्रित। ये तीनों नाम दे रखें, आग्नेय, अवसादी और कायंत्रित, तीनों चट्टानों के नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है।
फिर आपके अगला जो प्रश्न है वो कि शेल कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 3 प्रकार के होते हैं। ये नाम आपके दे रखे अवसादी, आग्नेय और कांतिज चट्टानें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 155 नंबर, ये है आपके कि मैग्मा निर्मित सेल कौन सा है। तो मैग्मा के द्वारा जो मैग्मा क्या होता है, ज्वालामुखी के साथ में जो लावा निकलता है वो मैग्मा के रूप में इसको जाना जाता है। तो ये इससे निर्मित जो सेल है उसका नाम आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके आग्नेय चट्टानें। नेक्स्ट है वह स्थान जहाँ पर जो भूकंप प्रारंभ होता है तो उसको कहा जाता है उद्गम केंद्र, ओरिजिन सेंटर कहते हैं इसको, तो उसको भूकंप का उद्गम केंद्र कहा जाता है। भूकंपीय तरंगे कौन सी है, तो पी तरंगे भी होती हैं, एस तरंगे भी होती हैं और एल तरंगे भी होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं और ये उपरोक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। तो ये भूकंपीय तरंगे पी, एस और एल तीनों ही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भूकंप का मापन किया जाता है, तो ये ऊपर भी आया था क्वेश्चन, रिक्टर पैमाने से मापा जाता है। इसके अलावा इसको सिस्मोग्राफ से भी मापा जाता है, भूकंप लेखी से भी इसको मापा जाता है। नेक्स्ट है आपके छत्रक सेल कहाँ पाए जाते हैं, तो छत्रक जो सेल होते हैं वो रेगिस्तान में पाए जाते हैं। तो 159 का करेक्ट आंसर आपके रेगिस्तान हो जाएगा। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो इसका उत्तर क्या करेंगे, नाइट्रोजन करेंगे। कितना परसेंट पाई जाती है, 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 21% है। और आपकी जो ओजोन है ये ऑक्सीजन का ही एक अपरूप होता है, तो ये ऑक्सीजन ओजोन के रूप में इसका उपयोग जल की शुद्धिकरण में काम में लिया जाता है। और ये ओजोन जो होती है पराबैंगनी किरणों से अपने पृथ्वी वालों को बचाती है, ओजोन परत। तो ये हो गया आपके 35 और 35 70 प्रश्न। तो 70 प्रश्न अभी मैंने आपको करवा दिए, इसके अलावा भी मैंने आपको एक्स्ट्रा कई सारे प्रश्नों के उत्तर बता दिए। अब 20 प्रश्न आपके गणित के ओर बचे हुए तो उनको भी अपन यहाँ पे निपटाई देते हैं, फिर आपका जो वीडियो एंड करते हैं। आपने 1 घंटे तक यहाँ पर वीडियो देखा, बहुत ही यहाँ तक जो विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं वो बहुत ही सिंसियर और आपकी जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं और आप जो बहुत ही शानदार तैयारी कर रहे हैं। NMS परीक्षा में आपका जो सिलेक्शन है वो श्योर होगा, क्योंकि आपने 1 घंटे तक वीडियो देखा, इसमें से खूब सारे प्रश्न। 19 जनवरी को आपका पेपर दोगे तो आपको मजा आ जाएगा कि इसी प्रकार के प्रश्न अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी में भी लिखेंगे तो आपका पूरा में से पूरा नंबर आराम से आएंगे। 20 प्रश्न गणित के और निपटा देते हैं, फिर आपको वीडियो को एंड कर देते हैं ताकि आपका जो और रिवीजन कर सके। अगर आपको मेट का भी पेपर सोल्व करवाना तो आप कमेंट करके बता देना कि मेट का भी वीडियो लाओ, तो मैं मेट का भी सोल्व करवा दूंगा। इसी प्रकार से आपको बाकी पेपर भी सोल्व करवा दिया जाएगा। तो उसके लिए आप कमेंट करके बता देना कि आपको मेट का पेपर भी चाहिए कि नहीं चाहिए, ताकि मेरे को पता लगेगा कि हाँ किस किस विद्यार्थी ने ये वीडियो जो 1 घंटे तक देखा है, गणित का जो वीडियो शुरू हुआ उससे पहले 1 घंटे तक वीडियो जिसने देखा है वो ये बताना कमेंट करके कि हाँ मेट का पेपर भी सोल्व करवाना है, ये कमेंट आपको करना है। तो ये आप ज़रूर है जो लिखें। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, उसमें आप गणित के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको हल करते हैं। तो आपके गणित के कितने प्रश्न आएंगे, गणित के 20 प्रश्न आएंगे। तो 20 प्रश्नों को अपन अच्छे से हल कर लेते हैं। जैसे 7n + 6 = 27 है, तो ये समीकरण है, ये क्या है, एक समीकरण है और एक चर वाला समीकरण है। इसमें एक चर का मतलब एक ही n है, तो इसमें आपके एक चर वाला समीकरण हो जाएगा। और इसमें ये जो बीच में निशान लग रहा है बराबर का, इसको समता चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, समता चिन्ह कहा जाता है। इसको याद कर लेना, इसको समता चिन्ह कहा जाता है। फिर आपको इसको याद करने के लिए, इसको हल करने के लिए पक्षांतरण के नियम याद कर लेने। प्लस की संख्या बराबर से इधर आती है तो माइनस में जाती है, तो अपन बराबर से इधर ले जाएंगे इस 6 को, तो वो माइनस में चला जाएगा। तो 7n बराबर कितना हो जाएगा, 27 - 6। 27 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 21 बचेगा। तो 7n बराबर अगर 21 है तो n बराबर कितना हो जाएगा, 21/7 हो जाएगा। और 21 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो उत्तर कितना आएगा इसका, 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोण 128 का संपूरक कोण का मान कितना होता है। इसका सप्लीमेंट्री एंगल बताना है। 128 का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, संपूरक कोण की परिभाषा आपको याद कर लेनी है। 2 कोण A + B जिनकी जोड़ कितनी आ जाए, 180 आ जाए, तो उसको अपन संपूरक कोण कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो 2 एंगल A और B अगर इनका जो सम है वो 180 होता है तो उनको सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। तो एक अगर आपका ये A जो है उसको अपन 128 मान लेते हैं, ये 128 है A, तो B कितना हो जाएगा, तो उसको ज्ञात करने के लिए इसको बाई टीपी करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, तो उसका 128 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो B का मान ज्ञात करने के लिए 128, 80 में से 128 को माइनस कर देंगे। 10 में से 2 जाएगा तो 8 जाएगा तो 2 बचेगा, 7 बचेंगे, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। तो 52 इसका उत्तर आएगा। और 52 आपके 52 ऑप्शन नंबर A में दे रखा है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर कितना आएगा, 52, 52 करेक्ट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन A में दे रखा है। इसी प्रकार से आपको पूरक कोण की पूछे तो पूरक कोण क्या होता है, उसको पूरक कोण जो होता है जिनकी जोड़ करने पे कितना आता है, 90 डिग्री आता है। समकोण आता है, उसको अपन पूरक कोण कहते हैं। समपूरक कोण में 2 समकोण होते हैं और पूरक कोण में एक ही समकोण होता है। तो ये भी आपको याद कर लेना है।
एक चतुर्भुज में कोण सी का मान आपको बताना है, तो कोण सी जो है ये ज्ञात करने के लिए इन तीनों कोणों की जोड़ करेंगे और 360 में से घटा लेंगे। तो तीनों कोणों की जोड़ कितनी हो जाएगी, ये जो कोण है वो कितना हो जाएगा, ये जो कोण दिखाई दे रहा है ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये तो 120 है, तो 120 ये है, 50 ये और 110 ये है, तो तीनों कोणों की जोड़ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, ये 110 और 50 160 हो जाएगा। तो 160 और 120 इन दोनों को जोड़ करेंगे तो ये 0 8 और 2 280 हो जाएगा। 360 में से 280 को घटा लो, कितना बचेगा, 0 में से 0 गया तो 0, 6 में से 8 नहीं जाता, 16 में से 8 को घटाओ तो 8 बचेगा। तो उत्तर इसका 80 डिग्री आएगा। 80 डिग्री आपके ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, इसलिए हमने 360 में से इन तीनों की जोड़ को घटा लिया। इसी प्रकार से बहिष कोणों का दे दे तो किसी भी बहिष कोण आकृति के बहिष कोणों का जो योगफल होता है वो भी 360 डिग्री ही होता है। वो तो त्रिभुज हो पंचभुज हो सभी के लिए 360 ही होता है, लेकिन अंतःकोण का मान सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे त्रिभुज के लिए त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ कितनी होती है, अंदर के 180 होती है, पंचभुज के 540 होती है। इस प्रकार से अलग अलग आपके अंतःकोणों का योग याद रखना है। बाहर के कोण सबके 360 ही रहेंगे। अगला प्रश्न आपके ये है कि इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए इसको हल करेंगे। आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। तो 3 की घात देखो 2 है, 3 की घात 6 है और माइनस के 5 है। तो 3 की घात 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएगा, और माइनस के 5 तो घटा लेंगे इसमें से, तो कितना बचेगा, 3 की घात 3 बचेगा। तो 3 की घात 3 का मतलब कितना होगा, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 इसका उत्तर आएगा, जो कि 3 का घन है। एक तो आपको 1 से लगा के 10 तक घन याद होना चाहिए, क्यूब। 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है। 2 का घन 8 कैसे है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 3 बार गुणा किया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आया। 3 का घन कितना होता है, तो 27 होता है। 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। 4 का घन कितना होता है, 64 होता है। 5 का 125 होता है। 6 का 216 होता है। 7 का 343 होता है। 8 का 512 होता है। 9 का 729 होता है और 10 का 1000 होता है। ये आपको घन याद कर लेना है 1 से लगा के 10 तक। फिर आपको वर्ग भी याद कर लेना है। तो वर्ग कैसे याद करेंगे, उसको उसी से गुणा करना है। जैसे 2 का वर्ग तो 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, ये स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 3 इंटू 3, 3 तिया 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4, 4 चौक 16 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको एक तो 8 का स्क्वायर कमेंट करके बताना है, 8 का वर्ग कितना होता है, एक 12 का वर्ग कितना होता है, एक 289, ये किसका वर्ग है, ये आपको कमेंट करके बताने हैं। नेक्स्ट है आपके एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है। तो इसमें आपको क्या करना है, त्रिज्या बतानी है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r होता है। वो कितनी दे रखी है, 132 दे रखी है। तो 2 इंटू पाई का मान कितना लिखेंगे, 22/7 लिखेंगे, और r का मान हमें ज्ञात करना है, बराबर में 132। तो 22 के पारे से ये जो 132 है वो 6 बार कट जाएगा, और 2 के पारे से 6 कटेगा वो 3 बार कटेगा, और 3 को और 7 को गुणा करेंगे तो तीनों 7 कितना आएगा, 21 आ जाएगा। तो इसका उत्तर कितना करेंगे, 21 सेंटीमीटर करेंगे। ध्यान रखना, हमें कंफ्यूज करने के लिए 12 भी दे रखा है कि 21 का उल्टा 12 आपके जल्दी से बच्चे कर लेंगे और वो गलत हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना करना है, 21 करना है। यहाँ पर रिक्त स्थान में कौन सा अंक लिखे कि वो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 9 से विभाजित करने के लिए आपको याद रखना है, इन संख्याओं को जोड़ेंगे, इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो उसकी जोड़ में 9 का भाग जाना चाहिए। तो 3 और 7 10 हो जाएगा, और 10 और 8 18, 18 और 9 27, 27 और 0 27, तो 27 तो हो रहे। अब आपको कौन सा अंक यहाँ पे लिखें कि वापस से जो इसमें 9 का भाग चला जाए। तो 27 में वापस 9 ही जोड़ने पड़ेंगे। देखो 5 जोड़े तो भाग नहीं जाएगा, 10 में भी भाग नहीं जाएगा, और 2 से भी भाग नहीं जाएगा। तो 27 में 9 जोड़े तो कितना आएगा, 36 आएगा। तो 36 में 9 का भाग जाता है, तो हाँ इस संख्या में भी 9 का भाग चला जाएगा। तो ये आपके 9 के लिए तो उत्तर क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। 8 का मिलान चिन्ह टेली बार क्या होता है, तो 8 के लिए देखो आपको याद करना, 5 और 3 8 होते हैं। तो 5 के लिए तो एक 4 खड़े डंडे खींचने और एक आड़ा खींचना है, और ये 3 अलग खींचना है। तो ये 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। 5 + 3 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो इसका उत्तर आपके ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये वाला इसका 8 वाला सही है। 5-5 के बंडल बनाने, एक आड़ा खींचना, ये 5 का हो जाएगा, और ये आपको मान लो 2 है तो ये 7 का हो जाएगा। और 1 2 3 4 5, ये आपके 5 और 5 10 और 2 12 का हो जाएगा। एक और होगा तो 13 का हो जाएगा, ऐसे। नेक्स्ट है फिर आपकी क्वेश्चन नंबर 168। ये आपके 26 और 52 को सरलतम रूप में लिखना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें भाग देना। ये 13 के पार से कट जाएगा, 13 दूनी 26 और 13 चौक 52। फिर 2 के पार से कटेगा 1 बार और 2 बार, 1/2 इसका उत्तर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका उत्तर हमेशा 1 आता है। चाहे 1 की घात 0 है तो भी 1 ही आएगा, 10 की घात 0 तो भी 1 ही आएगा। तो किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका उत्तर हमेशा 1 आएगा। तो इसको लेकर आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा ये वाला, कि 1 की घात 0 है, प्लस 2 की घात 0 है, प्लस 3 की घात 0 है, तो इसका उत्तर कितना आएगा। तो इसका उत्तर 1 है, इसका भी उत्तर 1 है और इसका भी उत्तर 1 है। तो 1 + 1 + 1 बराबर 3 इसका उत्तर रहेगा।
यही अगर गुणा होता है यहाँ पे भाग की जोड़ की जगह पे गुणा, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 करते तो इसका उत्तर 1 आता। तो जोड़ करने पे 3 आएगा और गुणा करने पे आपके 1 आएगा। नेक्स्ट है आपकी क्वेश्चन नंबर 170। इस संख्या के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा? तो पूरी संख्या को वर्ग का मतलब इसको इससे गुणा करना है, फिर लास्ट नंबर कौन सा आएगा वो बताना है। तो पूरे को गुणा नहीं करके केवल इकाई का अंक को गुणा करेंगे। 8 इंटू 8 कर लेना, 8 8 कितना होता है 64 होता है। तो 64 के लास्ट में 4 है, इसका उत्तर 4 आ जाएगा। ऐसे इसी प्रकार से मैं आपसे पूछता हूँ, एक संख्या अपने पास में 1 2 3 4 5 6 और 7 ये संख्या है, इसके वर्ग का इकाई अंक कितना आएगा कमेंट करके आपको बताना है। ये संख्या है, इसके वर्ग का इकाई अंक कितना आएगा कमेंट करके आपको बताना है। नेक्स्ट है आपके 171 नंबर क्वेश्चन। एल और एम समांतर रेखा है और इसको टी तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो एक्स का मान आपको इसमें ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला कोण निकाल लेंगे। तो ये वाला कोण ज्ञात करेंगे तो ये वाला कोण बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक समांतर रेखा को ऐसे आड़ी लाइन काटती है तो ये एफ बनता है और एफ में ये कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण कैसे ज्ञात करेंगे, एक सीधी रेखा पे इधर मान लो 120 का कोण बन रहा है और ये वाला कोण ज्ञात करना है, तो 180 में से 120 को घटा लेंगे तो ये वाला कोण आ जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ पे 60 बचेगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा यहाँ पे 60 डिग्री आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये जो 60 डिग्री इसको न्यून कोण कहते हैं, एक्यूट एंगल कहा जाता है। और ये 50 डिग्री भी न्यून कोण है, 40 डिग्री भी न्यून कोण है, 120 वाला आपके अधिक कोण है। जबकि 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, 180 के कोण को अपन सरल कोण कहते हैं, इसको ऋजु कोण भी कहा जाता है। फिर बात करें इसमें कि ये 12 बटे माइनस के 19 का, तो 12 बटे जो माइनस का 19 है इसको क्या कहेंगे, इसका योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है। प्रतिलोम का मतलब उल्टा, तत्समक ज्ञात करेंगे तो 0 आएगा और प्रतिलोम ज्ञात करेंगे तो इसका उल्टा लिखना है। तो 12 बटे माइनस 19 9 का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस के 9 बटे 12 उत्तर आएगा। तो माइनस के 9 बटे 12 आपके ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ये दे रखा है आपको उसका माध्य तापमान ज्ञात करना है। तो इन सभी को जोड़ के जितनी संख्या उसका आपको भाग दे देना है। तो ये भाग कितने देने के लिए इनको जोड़ करनी पड़ेगी, 12 20 21 19 19 और आपके ये 21 और 21, इन सब की जोड़ करेंगे फिर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 का भाग दे देंगे। तो इसको कर लेते हैं भी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा देखो 20 20 40, इसको भी मान लेते हैं 20 60 20 80, फिर 20 ये कितने हो जाएंगे 100 और 20 120 और ये आपके 2 और बच रहे हैं 10 और बच रहे हैं तो 130 हो जाएगा। 130 में ये वाले तो दोनों निपट गए और ये बचेगा आपका 1 और ये 2, तो ये कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो ये 123 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 123। 123 में भाग देंगे 7 का, तो भाग कितनी बार चला जाएगा, एक मिनट इसको वापस करते हैं, जोड़ में कोई मिस्टेक हुई है। तो ये हो जाएगा देखो 20 20 40 20 60 और 20 80 और 20 100 और 20 120 और ये 130, तो ये हो जाएंगे 130 और 130 में 130 तो ये है 130 और ये है आपके 2 और 1 3, तो ये 3 ये हो जाएंगे। तो 133 है, 133 में भाग देंगे 7 का, तो 7 दूनी 14 2, फिर आपके बचेंगे 6, तो ये हो जाएंगे 63। कितने हो जाएंगे 63, 7 एकम 7 और ये 9, तो 7 नंबर की 63, तो ये आपके कितने हो जाएंगे 19 डिग्री इसका उत्तर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसको हल करना है तो पहले गुणा करेंगे, 45 को 35 से गुणा करेंगे फिर इसमें जोड़ेंगे। तो 45 को 35 से गुणा कर लो, पहले 35 को 45 से गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा आपके 5 पंजे 25 हासिल के 2 5 चौक 20 2 22 इंटू 3 पंजे 15 और 3 चौक 12 और 1 13 14, इनको जोड़ कर लेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 5 ये 7 ये 6 और ये 1, तो ये कितना हो जाएगा 1675। तो ये तो हो जाएगा आपका 1675 और इसमें 1 पॉइंट इसका और 1 पॉइंट इसका, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो 16.75 आएगा। इसमें आपको जोड़ना है 2.30, तो 2.30 इसमें जोड़ेंगे तो ये होगा 5, फिर 7 और 3 10 का 0 हासिल का 1 और 6 और 2 8 और 1 9 और 1 19, तो 19.9 इसका जो लगभग आंसर रहेगा। तो इसको अपन ये इसका जो जब इन दोनों को गुणा करके इसमें जोड़ेंगे तो इसका उत्तर आपके ये 38.75 आएगा। वो मेरे जोड़ में मिस्टेक हो गई थी, तो इसका उत्तर आपके 38.75 आएगा। अगला प्रश्न है 250 रुपये में किसी कुर्सी को बेचकर 350 में बेच दी, तो इसमें आपको लाभ प्रतिशत बताना है। देखो 250 में किसी चीज़ को खरीदा है और आपने 350 में बेचे, तो लाभ कितने का हुआ, तो 100 रुपये का लाभ हो रहा है। कैसे ज्ञात किया, तो 350 में से 250 को घटाया तो आपके 100 रुपये का लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पे ज्ञात करते हैं, ये क्रय मूल्य है और ये हमारा लाभ है।
तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होगा, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ कितना होगा 100 रुपये का, तो 100 और बटे में आपकी लाभ है ये क्रय मूल्य 250 इंटू 100, तो ये 0 से 0 कट जाएगा और 25 के पार से ये कटेगा आपके 4 बार। 25 को 100 4 को 10 से गुणा करें तो 40 आ जाएगा, तो 40% इसका उत्तर रहेगा। तो 175 में जिसका उत्तर है वो 40% आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसी प्रकार से आपको Q का मान ज्ञात करना है, तो Q का मान ज्ञात करने के लिए 176 का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे देखो, इसमें आपको जोड़ बाकी कंडीशन कुछ भी दे रखा है, जोड़ कर रखी है, ठीक है, यहाँ पे जोड़ ही कर रखी है। 3 और 1 से 5 लाना है तो जोड़ नहीं करनी पड़ेगी, हासिल का 1 जुड़ेगा, तो यहाँ पे जोड़ करेंगे तो अब 3 से 1 लाना है तो ये 11 का 1 होगा, तो 3 में कितने जोड़े कि 11 आ जाए, तो 8 जोड़ेंगे तो Q का मान कितना आएगा 8 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको उत्तर 8 लिखना है। 177 है कौन सा कथन सत्य वो आपको बताना है, तो सत्य बताने के लिए 2 न्यून कोण एक रेखीय कोण युग्म बना सकते हैं, तो 2 न्यून कोण एक रेखीय कोण युग्म नहीं बना सकते, ये गलत है। 90 से कम वाले तो दोनों को जोड़ें तो 180 हो गई नहीं वापस, तो ये नहीं बना सकते। 2 समकोण एक रेखीय कोण युग्म बना सकते, तो इसका उत्तर आपके यही रह जाएगा, 2 समकोण एक रेखीय युग्म बना सकते हैं, तो ये इसका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है कि ये जो बिंदु है वो ग्राफ के किस चतुर्थांश में आएगा, तो ये एक आड़ी लाइन और खड़ी लाइन खींचेंगे, ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, ये तृतीय होता है और ये वाला चतुर्थ होता है। इसमें ये दोनों माइनस के, तो दोनों माइनस तीसरे में आते हैं, दोनों माइनस तीसरे में आएंगे, दोनों प्लस पहले में आएंगे, x प्लस और y माइनस, x माइनस और y प्लस, x माइनस और y प्लस ये आपके दूसरे में आएगा, और चौथा जो आपके x प्लस होता है y माइनस होता है, तो दोनों माइनस आपके तीसरे में आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको बताना है 179 में ये जो दे रखा है 660, इसके अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो 660 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले भाग देंगे 2 का, तो वो 330 बार चला जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे तो ये भाग चला जाएगा 2 बार, 6 बार और 5 बार, फिर अपन भाग देंगे इसमें ये इसमें भाग देंगे अपन इसमें 5 का, तो 3 का भाग दे देंगे, ये 5 का भाग जाएगा, तो 5 का भाग जाएगा इसमें 5 5 25, 1 मिनट इसको वापस करते हैं, ये 2 एकम 2, ये 1 बार भाग जाएगा 2 एकम 2, तो ये 1 और ये 13 का 6 और ये 5, तो 165 बार जाएगा। फिर 165 में 3 का भाग देंगे तो ये 15 5 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, फिर 5 का भाग देंगे 11 बार और 11 में 11 का 1 बार, तो क्या क्या आएगा 2 2 3 5 और 11, 2 2 3 5 और 11 आपके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अगला प्रश्न है कि 120 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, तो 120 डिग्री के कोण को क्या कहा जाता है, 120 डिग्री के कोण को 90 से ज़्यादा तो उसको अपन अधिक कोण कहेंगे, और समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है और न्यून कोण का मतलब 90 से कम होता है, ये एक्यूट एंगल 90 से कम होते हैं। तो ये मैंने आपको 90 प्रश्न आपको यहाँ पे करवा दिया है 1 घंटा और आपके 16 मिनट में, और इसके साथ में मैंने कई सारे क्वेश्चन और भी सोल्व करवाए, तो मैंने लगभग 1 घंटा यानी कि 80 मिनट में आपके जो 90 क्वेश्चन सोल्व करवाए, और इसके अलावा आपको बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें बताइए, तो आप भी वहाँ पे सोल्व कर लेंगे। थोड़ा सा आपको स्पीड रखनी है प्रश्नों को हल करने में। पहले आपको गणित और आपके जो मेंटल एबिलिटी उसके प्रश्नों को नहीं छेड़ना है, आपको पहले विज्ञान और जो सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है, उसके प्रश्नों को हल करना है। अगर आप कमेंट करेंगे तो आपका जो ये वाला जो मेट वाला क्वेश्चन है इसको भी मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। ये मेट की जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये वाला है, ये आपके 90 प्रश्न आएंगे इससे, तो कमेंट करके बताना, अब आपके मेट वाले प्रश्नों को भी आप अलग से वीडियो में सोल्व करवा देंगे। और ऐप के ऊपर जो आपके टेस्ट डाल रखे हैं उन टेस्टों को जरूर देना है, सभी टेस्टों को, ताकि आपका इनमें से कोई भी प्रश्न होगा तो आपको बहुत ही शानदार तैयारी हो जाएगी। और मेरी ओर से आप सभी के सिलेक्शन की शुभकामनाएं। आपका जो सिलेक्शन होगा श्योर, और आपके जो 48,000 का सपना है वो भी पूरा होगा। इसके अलावा आपका जो इस बार टेबलेट लेने का सपना है, किन किन बच्चों का सपना है कि उनको टेबलेट मिले, वो कमेंट करके बताना। तो टेबलेट भी मिलेगा बच्चों को, और आपका जो 48,000 का सपना वो भी मिलेगा। ऐप के अंदर जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज ले रखी है 49 रुपये वाली, तो उन बच्चों को, जो टॉप 3 बच्चे होंगे, उन बच्चों को मेरी ओर से 1100 रुपये का राशि भी प्रदान की जाएगी। तो इतनी सारी घोषणाएं आप सभी के लिए हो रही है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है, और आपका जो सपना है उसको पूरा करने के लिए आपको लगातार मेहनत करनी है। मेरी ओर से आप सभी को शुभकामनाएं। आपके मन में और कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके बता देना, ताकि आपका उस समस्या का समाधान किया जा सके। अपना जो NMS का जो स्पेशल ग्रुप बनाया मैंने आपकी तैयारी के लिए, उसमें मैं आपके प्रश्न पूछूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, तब तक जय हिंद जय भारत।